शिकार। दोपहर की चिलचिलाती धूप सैन्य अड्डे को जला रही थी। एक अधूरे निर्माण स्थल पर गरजती मशीनों का शोर बाकी सभी आवाजों को निगल रहा था। इसी कोलाहल के बीच एक ऊंचे बेलनाकार कंक्रीट के सांचे के अंदर मेजर कविता चौहान हाँफ रही थीं। उनका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। ठंडी सरिया की छड़ें उनके कुचले हुए शरीर को पीछे से कसकर जकड़े हुए थीं। उनके ऊपर एक विशालकाय कंक्रीट मिक्सर ट्रक की परछाई ने उनकी अंतिम दृष्टि को ढक लिया। वहां ऊपर एक आदमी उन्हें एक शैतान की तरह घूर रहा था। कर्नल विक्रम सिंह, 17वीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर। तिरस्कार से भरी आवाज ऊपर से गिरी। तो तुम अपनी बहन को खोजने के लिए इतनी उतावली थी हैं, हरामजादी? वह जोर से हंसा। उस हंसी की आवाज कानों को चीर रही थी। वह लड़की भी तुम्हारी तरह ही जिद्दी थी। अब तुम दोनों शांति से नीचे मिल सकती हो। उसने हाथ हिलाया और विशालकाय मिक्सर मशीन एक बहरे कर देने वाले शोर के साथ घूमने लगी। सीमेंट की गंध वाला घिनौना ग्रे तरल सांचे में गिरने लगा। बर्फ जैसा ठंडा कंक्रीट उनके वेल्डिंग जूतों, उनके टखनों को लपेट रहा था। दम घुटने वाले दबाव ने उनकी पिंडलियों को कुचल दिया। मौत धीरे धीरे उनके पैरों के पंजों से ऊपर रेंग रही थी। वह चीखी भी नहीं, वह बस ऊपर की ओर घूरती रहीं। उनकी आंखों में मौत का डर नहीं, बल्कि जलता हुआ गुस्सा था। क्या सीमेंट सच्चाई को दफन कर सकता है? क्या यह सबका अंत है? नहीं। कर्नल विक्रम को कभी पता नहीं चला कि जिस स्तंभ का वह आज निर्माण कर रहा था, वह कोई साधारण स्तंभ नहीं, बल्कि उसके अपने साम्राज्य के लिए एक विशाल मकबरा था। कि जिसे वह जिंदा दफन कर रहा था, वह कोई साधारण महिला मेजर नहीं, बल्कि भविष्य की 1-2 सितारा मेजर जनरल, शिकार की देवी थी, जो उसकी पूरी सेना का न्याय करने के लिए उठेगी। पुरानी सैन्य जीप एक तीखी चीख के साथ रुकी। दरवाजा खुला और कविता के अच्छी तरह से पॉलिश किए हुए लार्स जूते धूल भरे मैदान पर उतरे। वह नई ऑप्स अफसर थीं, मेजर कविता चौहान। उन्होंने अपना सिर उठाकर मुख्य द्वार की ओर देखा, जहां मजबूत लोहे के गेट के ऊपर यूनिट का नाम खुदा हुआ था, 17वीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड, और उसके नीचे खून जैसे लाल रंग में 3 सिर वाले कुत्ते का लोगो बना हुआ था, जिसके साथ यूनिट का उपनाम था नरक के प्रहरी। नरक। कविता के होठों पर एक पतली व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। उपयुक्त नाम है। ब्रिगेड मुख्यालय के रास्ते में सैनिकों की निगाहें उन पर चाकू की तरह चुभ रही थीं। उनकी आंखें अनुशासित और उत्साही सैनिकों की नहीं थीं। उनकी आंखें खाली थीं। केवल एक कुंद और दबी हुई आज्ञाकारिता थी। यहां की हवा भारी महसूस हो रही थी। बारूद, पसीने और सड़न की हल्की गंध नाक में चुभ रही थी। एक हवलदार उनका इंतजार कर रहा था। उसने अत्यधिक झुककर उन्हें कमांडर के कमरे तक पहुंचाया। गलियारा लंबा और अंधेरा था। केवल कविता के लार्स जूतों की आवाज ठंडक से गूंज रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई कैदी अपनी कब्र की ओर चल रहा हो। अंत में वे एक भारी लकड़ी के दरवाजे के सामने रुके। हवलदार की घूंट निगलने की आवाज सुनाई दी। वह दरवाजे का हैंडल पकड़ने से भी डर रहा था। क्षमा करें कमांडर, अंदर आओ। दरवाजा खुला। सिगरेट का घना धुआं और सत्ता की सड़ी हुई गंध बाहर निकली। कमांडर का कमरा विशाल था, लेकिन अंदर मौजूद 5 आदमियों से घुटन महसूस हो रही थी। सबसे बड़ी मेज पर कर्नल विक्रम सिंह बैठे थे। वह कुर्सी में धंसे हुए थे। कविता को ऊपर से नीचे तक ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई अत्याचारी अपने सिंहासन पर बैठा हो। उनकी आंखें चिपचिपी और अप्रिय थीं। उनके चारों ओर 4 अन्य अधिकारी खड़े थे। उनके दाईं ओर लॉजिस्टिक्स प्रमुख मेजर बालाजी। उनका शरीर चर्बी के ढेर जैसा मोटा था। चेहरा तैलीय था। आंखें चमक रही थीं, मानो वह न केवल ब्रिगेड की संपत्ति बल्कि कुछ और भी चाहते हों। उनके बाईं ओर पिछले ऑप्स प्रमुख मेजर गंभीर। उनकी आंखें सांप की तरह संकरी थीं, चालाकी से भरी हुई। वह कविता के पूर्ववर्ती थे और अब उनके सीधे वरिष्ठ होंगे। उनके पीछे कार्मिक प्रमुख कैप्टन हर्ष और खुफिया प्रमुख कैप्टन विवेक शिकारी कुत्तों की तरह खड़े थे। वे वफादार कुत्ते थे जो विक्रम के हर शब्द और कार्य पर तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार थे। वे ही 5 शैतान थे जो इस ब्रिगेड पर शासन करते थे। कविता कमरे के बीच में खड़ी थीं। उनकी मुद्रा एकदम सही थी, जरा भी हिचकिचाहट नहीं। वह हिली नहीं, बस चुपचाप उन्हें देखती रहीं। हर चेहरे, पद, आंखों की चमक और उनके द्वारा विकीर्ण की जाने वाली आभा को अपनी स्मृति में दर्ज कर रही थीं। सन्नाटा छा गया।
विक्रम जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज कर रहा था, दस्तावेजों को पलटने का नाटक कर रहा था। कागज पलटने की आवाज परेशान करने वाली थी। वह कविता के धैर्य की परीक्षा ले रहा था। यह एक अनुष्ठान था जो वे इस कमरे में आने वाले हर नए व्यक्ति पर करते थे, लेकिन कविता की निगाहें जरा भी नहीं डगमगाईं। वह बस एक ठंडी मूर्ति की तरह वहां खड़ी रही। अंत में विक्रम ने सिर उठाया। उसने मेज पर कविता की कार्मिक फाइल पर थपथपाया। मेजर कविता चौहान। हाँ, सेना मुख्यालय से एक एलीट। तुम इस गटर में कैसे भटक गईं? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके पीछे खड़े 4 शैतान हंसने लगे। उनकी हंसी ने कमरे की हवा को और भी घिनौना बना दिया। कविता ने जवाब नहीं दिया। वह बस सीधे विक्रम की आंखों में देखती रही। उनकी चुप्पी ने विक्रम के गुस्से को भड़का दिया। वह खड़ा हुआ और धीरे धीरे उनके पास आया। उसके शरीर से सिगरेट और व्हिस्की की तेज गंध आ रही थी। यहां तुम्हारे आरामदायक मुख्यालय की तरह कोई खेल नहीं है। उसने अपना चेहरा कविता के चेहरे के पास लाया और फुसफुसाया। उसकी गर्म सांस कविता के गालों पर महसूस हुई। यह एक युद्ध का मैदान है। तुम जैसी हरामजादी के लिए कोई जगह नहीं। यह एक खुला अपमान था। मेजर बालाजी एक सुअर की तरह हंसे जिसे काटा जा रहा हो। मेजर गंभीर ने कविता के शरीर को एक कामुक दृष्टि से देखा। कांपने के बजाय कविता की निगाहें और भी ठंडी हो गईं। उनके दिमाग में केवल एक ही विचार घूम रहा था, यह कचरा। विक्रम कोई प्रतिक्रिया न पाकर और भी अहंकारी हो गया। वह अपनी मेज पर वापस गया और कविता की कार्मिक फाइल उठाई। उसने फाइल को फर्श पर पटक दिया। सफेद कागज बिखर गए। मैंने तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा, बहुत बढ़िया है। आईएमए की सर्वश्रेष्ठ स्नातक, मुख्यालय में ड्यूटी, यहां इन सब का कोई मतलब नहीं है। यहां मेरे शब्द कानून है, मेरे आदेश सत्य हैं, समझी? हैं? तुम जवाब क्यों नहीं देती? भाड़ में जाओ। कमरे में हवा तनावपूर्ण हो गई, लेकिन कविता चुप रही। उनकी चुप्पी अवज्ञा नहीं थी। यह प्रतिरोध का सबसे मजबूत रूप और सबसे गहरी अवलोकन का समय था। उन्होंने विक्रम का गुस्सा, बालाजी का लालच, गंभीर की चालाकी और 2 कैप्टनों की कायरता को दर्ज किया। यही उनका तरीका था। जो कोई भी नया आता, उसे पदानुक्रम स्थापित करने के लिए कुचल दिया जाता। यदि वे विरोध करते तो वे उसे नष्ट कर देते। यदि वे आज्ञा मानते तो वे उसे अपना गुलाम बना लेते। उनके भाई लेफ्टिनेंट अरुण प्रकाश के साथ भी उनके सामने ऐसा ही व्यवहार किया गया होगा। यह सोचकर कविता के दिल में एक ठंडी आग जलने लगी। विक्रम कविता के चुप रहने के रवैये से ऊब गया और वापस अपनी कुर्सी में धंस गया। कमांडर गंभीर, वह आगे बढ़ा। इस हरामजादी को हमारी ब्रिगेड के नियम सिखाओ। उसे स्पष्ट रूप से सिखाओ, बहुत स्पष्ट रूप से। जी, आदेश का पालन होगा। गंभीर ने कविता की ओर एक चालाक मुस्कान के साथ देखा। विक्रम ने अपना हाथ हिलाया, बाहर जाने का संकेत। कविता ने सलामी भी नहीं दी। वह बस चुपचाप मुड़ गईं। उन्होंने फर्श पर बिखरी अपनी कार्मिक फाइल पर एक नजर डाली, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजे की ओर चल दी। उनके पीछे 5 शैतानों की हंसी उनकी पीठ में खंजर की तरह चुभ रही थी। हा हा हा, यह घमंडी औरत कितने समय तक टिकेगी? चिंता मत करो, मेजर गंभीर उसे अच्छी तरह से वश में कर लेंगे, खासकर रात में। हा हा हा। घिनौने चुटकुले और उनकी हंसी उनके कानों से टकरा रही थी। कविता के हाथ अनजाने में कसकर बंध गए। उनके नाखून उनकी हथेलियों में धंस गए, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखाई दी। जैसे ही कमांडर के कमरे का दरवाजा बंद हुआ, सारा शोर कट गया। वह फिर से गलियारे में अकेली थीं। अंधेरा और लंबा। गलियारे के अंत से हल्की रोशनी आ रही थी। कविता एक पल के लिए खड़ी रहीं, अपनी आंखें बंद कर लीं। अभी अभी का अपमान और उपहास उनके दिमाग में स्पष्ट रूप से गूंज रहा था। उनके चेहरे, उनकी आवाजें, उनकी निगाहें और अंत में फर्श पर बिखरी उनकी फाइल। वह सिर्फ कागज नहीं था, वह एक सैनिक के रूप में उनका सम्मान, उनका स्वाभिमान था। उन्होंने आज उसे कुचल दिया था। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी निगाहें जो गुस्से से जल रही थीं, अब एक ठंडे दृढ़ संकल्प में बदल गई थीं। जितना चाहो भौंक लो, नरक के कुत्तों। तुम्हारी गर्दन तोड़ने के लिए जो शिकारी आया है वह मैं हूं, मेजर कविता चौहान। अब उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उनके लार्स जूतों की आवाज अब किसी कैदी के कब्र की ओर जाने वाले कदमों की नहीं थी। यह शिकार की देवी के कदम थे जो नरक का द्वार तोड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी। शिकार अभी शुरू ही हुआ था। उन्हें दिया गया ऑपरेशन रूम मुख्यालय भवन के सबसे दूरस्थ कोने में स्थित था।
एक दरवाजा जिसे लंबे समय से तेल नहीं दिया गया था, खोलने पर चीख उठा। अंदर घुसते ही बाजी धूल और पुराने कागज की गंध नाक में चुभ गई। एक संकरी खिड़की से आती सूरज की किरण में लाखों धूल के कण एक स्टील की मेज पर नाच रहे थे, जहां उनके पूर्ववर्ती द्वारा छोड़े गए दस्तावेजों का एक ढेर बेतरतीब ढंग से पड़ा था। कुर्सी चरमरा रही थी। कंप्यूटर एक पुराना मॉडल था। यहां की हर चीज मानो चिल्ला रही थी कि उनका स्वागत नहीं है। जैसे ही वह अपना सामान रखने वाली थी, एक बनावटी दस्तक हुई और मेजर गंभीर एक सांप की तरह अंदर घुस आए। उन्होंने एक झूठी मुस्कान लगाई और फिर उनकी मेज पर दस्तावेजों का एक बड़ा ढेर फेंक दिया। धूल का गुबार उठा। स्वागत है मेजर कविता। यह सब लंबित ऑपरेशन योजनाओं और अभ्यास रिपोर्टों का तोहफा है। कमांडर विक्रम आपकी क्षमता देखना चाहते हैं। सुनिश्चित करें कि यह सब कल सुबह मेरी मेज पर हो। यह एक पहाड़ जितना ऊंचा दस्तावेजों का ढेर था। शारीरिक रूप से इसे एक रात में पूरा करना असंभव था। यह स्पष्ट रूप से डराने और दबाने की कोशिश थी, उन्हें काम में डुबोने की एक चाल, ताकि वह कुछ और न सोच सकें। कविता ने दस्तावेजों के ढेर को देखा, फिर गंभीर के चेहरे को। उनकी आंखें एक झील की तरह ठंडी और अथाह थीं। आदेश का पालन होगा। उनका जवाब संक्षिप्त और सपाट था। कोई शिकायत या भावना नहीं। गंभीर उनकी सपाट प्रतिक्रिया से चिढ़ गया। हाँ, अच्छा काम। ओह, और एक और बात, यह कोई आरामदायक मुख्यालय नहीं है। बेहतर होगा कि तुम कोई अजीब विचार न पालो। अगर तुम मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती हो तो। वह उस छिपे हुए खतरे को छोड़कर सीटी बजाता हुआ चला गया। दरवाजा बंद हो गया। कमरा फिर से शांत हो गया। कविता ने गंभीर द्वारा फेंके गए दस्तावेजों के ढेर को देखा। उनका हाथ ढेर के ऊपरी हिस्से को छुआ, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं। उन्होंने पूरे ढेर को मेज के एक कोने में खिसका दिया, मानो वह कोई अदृश्य वस्तु हो। उनका असली मिशन इस कागज के कचरे के ढेर से निपटना नहीं था। रात गहरी हो रही थी। पूरा अड्डा एक भारी चुप्पी में सो रहा था, लेकिन ऑप्स रूम की बत्ती नहीं बुझी। कविता पुराने मॉडल के कंप्यूटर के सामने बैठी थीं। उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से नाच रही थीं। उन्होंने गंभीर के कचरे के ढेर को बिल्कुल नहीं छुआ था। इसके बजाय वह अपनी अधिकार का उपयोग करके ब्रिगेड के आंतरिक सर्वर के सबसे गहरे हिस्सों में घुसपैठ कर रही थी। उनका लक्ष्य केवल एक था, 3 महीने पहले के सभी रिकॉर्ड। वह दिन जब उनके भाई लेफ्टिनेंट अरुण चौहान की एक अजीब दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। हजारों डेटा स्क्रीन पर चमक रहे थे। उनकी आंखें एक बाज की तरह तेज थीं, जो जानकारी को स्कैन कर रही थीं। पहला, गश्ती लॉग। आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया था कि अरुण के नेतृत्व वाली गश्ती टीम सेक्टर 3 के गश्ती क्षेत्र में भूस्खलन के कारण एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गई थी। लेकिन कविता की उंगलियां रुक गईं। उन्होंने उस गश्ती टीम से जीपीएस डेटा पाया। डेटा हटा दिया गया था, लेकिन उनके जैसे कौशल वाले किसी के लिए इसे पुनर्प्राप्त करना मुश्किल नहीं था। स्क्रीन पर गति के मार्ग को दर्शाने वाले लाल बिंदु दिखाई दिए। मार्ग वास्तव में सेक्टर 3 की ओर था, लेकिन एक विसंगतिपूर्ण बिंदु था। गश्ती टीम को एक परित्यक्त लॉजिस्टिक्स गोदाम सियासात के पास आधिकारिक मार्ग से भटककर 30 मिनट के लिए रुकने के रूप में दर्ज किया गया था। एक 30 मिनट का भूत जो आधिकारिक गश्ती लॉग में कभी नहीं था। कविता का दिल ठंडा पड़ गया। गोदाम C7। उन्होंने उस स्थान के नक्शे को बड़ा किया। एक पहाड़ी की ढलान पर वर्षों पहले छोड़ी गई एक पुरानी इमारत। गश्ती टीम के पास वहां जाने का कोई कारण नहीं था। वहां कुछ था। अरुण ने वहां कुछ देखा था और इसीलिए उसे मार दिया गया। अगला लक्ष्य, लॉजिस्टिक्स रिकॉर्ड। अगर वहां कुछ अवैध था तो सामग्री की आवाजाही का कोई निशान होना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने लॉजिस्टिक्स सर्वर तक पहुंचने की कोशिश की तो स्क्रीन पर एक चेतावनी विंडो दिखाई दी। पहुंच अस्वीकृत, एक अपेक्षित चाल। इसे निश्चित रूप से लॉजिस्टिक्स प्रमुख मेजर बालाजी ने बंद कर दिया था। कविता ने अपनी कनपट्टी को मला। इसे ऑनलाइन तोड़ना समय लेने वाला होगा और एक निशान छोड़ देगा। उन्हें इसका सीधे सामना करना था। अगली सुबह कविता एक पल भी नहीं सोई थीं, लेकिन थकी हुई नहीं लग रही थीं। वह उन दस्तावेजों का ढेर लेकर आईं जिन पर उन्हें काम करना चाहिए था। हालांकि वह गंभीर के कमरे की ओर नहीं गईं, वह लॉजिस्टिक्स रूम की ओर गईं। उन्होंने जोर से दरवाजा खोला। मेजर बालाजी, जो अपनी मेज पर बैठकर समोसा खा रहे थे, चौंक कर उछल पड़े। उनका मुंह चटनी से भरा हुआ था। कौन है? दरवाजा नहीं खटखटा सकते?
कविता बिना कुछ बोले उनके पास गईं और दस्तावेजों के ढेर को उनकी मेज पर पटक दिया। इस बार फेंकने की बारी उनकी थी। बालाजी की आंखें फैल गईं। यह क्या बकवास है? कल रात डिप्टी कमांडर द्वारा दिए गए दस्तावेज। जांच के बाद ईंधन और लड़ाकू राशन की आवश्यकता योजनाओं और वास्तविक स्टॉक रिकॉर्ड के बीच एक बड़ी विसंगति है। सत्यापन के लिए मुझे पिछले 3 महीनों के दौरान सभी लॉजिस्टिक्स की आवक और जावक के भौतिक ऑडिट की आवश्यकता है। केंद्रीय गोदाम अभी खोलो। यह एक उत्तम बहाना था। बालाजी का तैलीय चेहरा तुरंत घबराहट से पीला पड़ गया। उन्होंने कविता और दस्तावेजों के ढेर को बारी बारी से देखा। उनकी आंखें बेतहाशा घूम रही थीं। क्या तुम मजाक कर रही हो? सभी रिकॉर्ड कंप्यूटरीकृत हैं और मैं उनका प्रबंधन करता हूं। कोई समस्या नहीं है। कंप्यूटर रिकॉर्ड में हेरफेर किया जा सकता है। प्रक्रिया के अनुसार भौतिक ऑडिट अनिवार्य है। मेजर, इस ब्रिगेड में प्रक्रिया कमांडर विक्रम का आदेश प्रक्रिया है। तुम जैसी कल की आई लड़की का यहां आकर व्यवस्था करने का कोई अधिकार नहीं है। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आंखें कांप रही थीं। कविता ने सीधे उसकी आंखों में देखा, एक कदम आगे बढ़ाया। तो आप मना कर रहे हैं? क्या मैं इसे एक स्वीकारोक्ति मानूं कि यहां लॉजिस्टिक्स में वास्तव में कोई गबन हुआ है? क्या? यह हरामजादी। बालाजी अपनी कुर्सी से उठे। उनका बड़ा शरीर कविता पर डराने वाले अंदाज में छाया हुआ था, लेकिन कविता जरा भी नहीं हिली। जैसे ही तनाव बढ़ा, दरवाजा खुला और खुफिया प्रमुख कैप्टन विवेक ने अपना सिर अंदर डाला। वह स्थिति को समझ गया और ठंडा मुस्कुराया। मेजर बालाजी, कमांडर विक्रम आपको ढूंढ रहे हैं। और आप, मेजर कविता, ऐसा लगता है कि आप अभी तक यह नहीं समझी हैं कि कमांडर की अनुमति के बिना कोई भी गोदाम में प्रवेश नहीं कर सकता है। यह स्पष्ट रूप से एक पूर्व नियोजित परिदृश्य था। वे व्यवस्थित रूप से उनकी जांच में बाधा डाल रहे थे। बालाजी ने राहत की सांस ली, जैसे कि उसे बचा लिया गया हो। उसने एक घुरघुराहट की और जानबूझकर कविता के कंधे को जोर से धक्का दिया जब वह उसके पास से गुजरा। हट जाओ औरत। पसीने और तेल की घिनौनी गंध पीछे छूट गई। अब कमरे में केवल कविता और विवेक रह गए थे। विवेक ने अपनी सांप जैसी आंखों से उन्हें देखा और धीरे से चेतावनी दी, बहुत गहराई में मत खोदो, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। अपने पूर्ववर्तियों की तरह वह उन अर्थपूर्ण शब्दों को छोड़कर चला गया। कविता खाली लॉजिस्टिक्स रूम में अकेली खड़ी थीं। उन्होंने सोचा कि उन्होंने उसे रोक दिया है, लेकिन उन्होंने अभी अभी एक बड़ी गलती की थी। उनकी अत्यधिक प्रतिक्रिया सबसे मजबूत सबूत थी कि कविता का संदेह सही निशाने पर लगा था। उस रात कविता फिर से अपने कमरे में बैठी थीं। वह उस मिनी हैकिंग डिवाइस से भेजे गए डेटा का विश्लेषण कर रही थीं, जिसे उन्होंने आज दोपहर बालाजी के कमरे से निकलने के दौरान एक छोटे से अवसर में उसके कंप्यूटर पर सफलतापूर्वक लगा दिया था, जैसा कि अपेक्षित था। महत्वपूर्ण डेटा एनक्रिप्टेड या हटा दिया गया था, लेकिन उनकी गलती पूरी तरह से सही नहीं थी। अंत में उन्होंने इसे ढूंढ लिया। उनके भाई की मृत्यु के दिन गोदाम ससात के आसपास गैर आधिकारिक सामग्री की आवाजाही का एक रिकॉर्ड, बड़ी मात्रा में ईंधन और लड़ाकू राशन को अभ्यास हानि के रूप में चिन्हित करके रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। और अंतिम अनुमोदन हस्ताक्षर जाली था, भले ही इसे छिपाने की कोशिश की गई हो। खरोंच और कोण झूठ नहीं बोल सकते थे। यह मेजर गंभीर की लिखावट थी। पहेली के सभी टुकड़े जुड़ने लगे। उनका भाई नियमित गश्त के दौरान अनजाने में गोदाम ससात में एक अवैध लेनदेन का गवाह बन गया। एक लेनदेन जिसे गंभीर और बालाजी ने अंजाम दिया था और अरुण को इसकी रिपोर्ट करने की कोशिश करने के कारण एक दुर्घटना के छलावरण में मार दिया गया था। कविता ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उनकी हथेली में दर्द महसूस नहीं हुआ। उनका पूरा शरीर एक ठंडे गुस्से से कांप रहा था। यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था, यह हत्या थी। एक अक्षम्य अपराध जिसने उनके इकलौते भाई को मार डाला था। उन्होंने उन फाइलों को एक एन्क्रिप्टेड यूएसबी ड्राइव में सहेज लिया। केवल यह पर्याप्त नहीं है। गंभीर और बालाजी तो सिर्फ पूंछ हैं। उन्हें सिर पकड़ना था, कर्नल विक्रम। और ऐसा करने के लिए उन्हें केवल भौतिक सबूतों की नहीं, बल्कि एक स्वीकारोक्ति की भी आवश्यकता थी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे मैदान के पार एक स्ट्रीट लैंप के नीचे एक आदमी उनके कार्यालय की ओर घूर रहा था। वह उसका चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह आदमी सिर्फ खड़ा नहीं था, वह निगरानी कर रहा था।
एक पल बाद वह सिलुएट अंधेरे में गायब हो गया। कविता का दिल तेजी से धड़कने लगा। वे जानते हैं कि मैं जांच कर रही हूं। यह जगह एक विशाल मकड़ी का जाला थी और वह अभी अभी इसके बीच में चली गई थी, लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं था। जितना चाहो मुझ पर नजर रखो, इससे पहले कि तुम मेरा गला घोंट सको, मैं पहले तुम्हारा दिल फाड़ दूंगी। एक हफ्ता बीत गया। कविता एक परछाई की तरह चलती रही। दिन में वह एक आदर्श ऑप्स अफसर थीं। उनकी रिपोर्टें त्रुटिहीन थीं, उनकी प्रशिक्षण योजनाएं सटीक थीं। मेजर गंभीर ने गलतियां खोजने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्होंने उन्हें लापरवाह बना दिया, लेकिन रात में वह ब्रिगेड की भूत बन जाती थीं। उनका मुख्य लक्ष्य गंभीर था, चालाक सांप। उन्होंने उसकी हर हरकत पर नजर रखी। वह किससे मिलता था, वह ड्यूटी के घंटों के बाहर कहां जाता था, बैरक की छत से, प्रशिक्षण क्षेत्र में झाड़ियों के पीछे से। कविता का धैर्य लगभग अपनी सीमा तक पहुंच गया था। हर बार जब अरुण का चेहरा उनके दिमाग में आता तो थकान एक ऐसे गुस्से में बदल जाती जो उनके ध्यान को और तेज कर देती थी। और अंत में वह अवसर आ ही गया। उस रात भारी बारिश हो रही थी। बारिश की आवाज ने सभी शोर को निगल लिया। चुपचाप चलने के लिए यह एक उत्तम स्थिति थी। आधी रात के बाद गंभीर अपने कार्यालय से बाहर निकला। उसने चारों ओर देखा। उसकी आंखें एक चूहे की तरह सतर्क थीं। उसने एक बरसाती पोंचो पहना और तेजी से पिछले गेट की ओर चला। कविता अंधेरे से उसका पीछा कर रही थी। उनके कदम शांत थे, बारिश की आवाज में घुल मिल गए। गंभीर ने गेट के संतरी से संक्षिप्त बात की, जिसने ऐसे सिर हिलाया जैसे वह इसका आदी हो। वे मिले हुए थे। गंभीर अड्डे से बाहर निकलकर लगभग 1 किमी दूर एक पुराने परित्यक्त जल उपचार संयंत्र की ओर गया। एक जगह जो जंगली घास और जंग लगी तार की बाढ़ से ढकी हुई थी। कोई भी कभी उस जगह के पास नहीं जाता था, तो यह यहां है। कविता झाड़ियों के पीछे छिपी हुई थी। गंभीर ने मुख्य भवन के बगल में एक छोटे से गोदाम पर लगे जंग लगे ताले को खोला। वह अंदर चला गया। अंदर से एक टॉर्च की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। कविता ने 10, 20, 30 मिनट इंतजार किया। गंभीर अकेला था। वह कुछ जांच रहा था, फिर बाहर आया, दरवाजे को फिर से बंद किया और अड्डे पर वापस चला गया। गंभीर के गायब होने के बाद कविता ने गोदाम के पास जाने से पहले 5 मिनट और इंतजार किया। ताला कसकर बंद था, लेकिन यह उनके लिए कोई बाधा नहीं थी। उन्होंने अपनी जेब से एक लॉकपिक सेट निकाला, एक कौशल जिसे उन्होंने पैरा एसएफ में वर्षों तक निखारा था। उनकी संवेदनशील उंगलियों ने ताले के अंदर के पिनों को महसूस किया। ताला खुल गया। उन्होंने दरवाजा खोला। फफूंदी, धूल और तेल की हल्की गंध ने उन पर हमला किया। उन्होंने अपनी छोटी टॉर्च जलाई और उस पल उन्होंने अपनी सांस रोक ली। गोदाम उनकी कल्पना से परे था। एक तरफ नवीनतम असॉल्ट राइफलों और पिस्तौलों से भरे बक्सों का ढेर था, अभी भी तेल वाले कागज में लिपटे हुए, स्पष्ट रूप से तस्करी का माल। दूसरी तरफ लड़ाकू राशन और दवाओं का ढेर था, सैनिकों का राशन जो उन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन यह वह नहीं था जिसने उनका ध्यान खींचा। सबसे गहरे कोने में लकड़ी के बक्से एक तिरपाल से ढके हुए थे। उन्होंने तिरपाल खोला। आयातित सिगरेट और महंगी शराब के बक्से, शानदार सामान जो कर्नल विक्रम अक्सर आनंद लेते थे। यह पर्याप्त सबूत था, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो अकाट्य हो, कुछ ऐसा जो इसे सीधे विक्रम से जोड़ता हो। वह कोने में एक बंद स्टील की फाइल कैबिनेट के पास गईं, लेकिन एक बार फिर उनके लॉकपिक ने काम किया। अंदर कुछ बड़ी खाता बही थीं। उन्होंने एक को निकाला और उसे खोला। टॉर्च की रोशनी में एक साफ सुथरी लिखावट दिखाई दी। तारीख, वस्तु, मात्रा, लेन देन का मूल्य। पिछले 2 वर्षों में उनके द्वारा तस्करी किए गए सभी सामानों की पूरी सूची। इसका पैमाना उनकी कल्पना से परे था। यह भ्रष्टाचार नहीं था, यह एक आपराधिक साम्राज्य था जिसने ब्रिगेड का निजीकरण कर लिया था। उन्होंने अंतिम पृष्ठ पलटा। प्रत्येक लेन देन के अंत में एक पुष्टि हस्ताक्षर था, गंभीर का हस्ताक्षर, बालाजी का हस्ताक्षर, और उन दोनों के ऊपर सबसे ऊपरी पंक्ति में एक मजबूत और अहंकारी हस्ताक्षर के निशान, विक्रम। उनका दिल मानो धड़कना बंद कर गया। मिल गया। यह अंतिम सबूत था। उन्होंने अपनी अल्ट्रा छोटी साइलेंट डिजिटल कैमरा निकाला। उन्होंने उस खाता बही के हर पृष्ठ की तस्वीरें खींची। हथियारों के बक्से, शानदार सामान, पूरे गोदाम की सामग्री।
उन्होंने सब कुछ वैसा ही वापस रख दिया जैसा था। खाता बही को कैबिनेट में, कैबिनेट को बंद किया, गोदाम का दरवाजा बंद किया और जिस ताले को उन्होंने खोला था उसे फिर से बंद कर दिया। कोई निशान नहीं था कि वह कभी वहां थीं। जब वह अपने कार्यालय में वापस आईं तो वह बारिश से भीग चुकी थीं, लेकिन उनका दिल शांत था, तूफान से पहले की शांति। उन्होंने एसडी कार्ड को अपने कंप्यूटर में डाला। सबूतों की तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाई दीं। विक्रम के स्पष्ट हस्ताक्षर। अंत में उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। यह खुशी की मुस्कान नहीं थी, यह एक शिकारी की ठंडी मुस्कान थी जिसने अंत में अपने शिकार की गर्दन पर अपना चाकू रख दिया था। खेल खत्म। विक्रम, उन्होंने उन फाइलों को संपीड़ित किया जो सेना मुख्यालय को भेजे जाने के लिए तैयार थीं। यह सब कुछ खत्म कर देगा। विक्रम और 5 शैतानों को न केवल बर्खास्त किया जाएगा बल्कि उन्हें सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा और वे जेल में सड़ेंगे। उनके भाई का बदला। लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह कितने उत्तम जाल में प्रवेश कर रही थी। वह नहीं जानती थी कि उन्होंने जो उत्तम सबूत पाया था वह वास्तव में एक बहुत बड़े शिकारी द्वारा जानबूझकर फैलाया गया चारा था। कोई जो विक्रम से छुटकारा पाना चाहता था और साथ ही साथ कविता जैसे उपद्रवी से भी। कमान श्रृंखला के शीर्ष पर एक आदमी, लेफ्टिनेंट जनरल हरिशंकर वर्मा। उनकी बड़ी योजना में कविता केवल अंतिम बलि का मोहरा थी। कविता ने उस फाइल को भेजने से ठीक पहले रुक गईं। नहीं, अभी नहीं। केवल यह सबूत पर्याप्त नहीं है। वे निश्चित रूप से एक बलि का बकरा ढूंढेंगे। मुझे उन्हें अपने मुंह से कबूल करवाना होगा। उन्होंने फाइल को एक यूएसबी ड्राइव में कॉपी किया। उन्होंने सबसे खतरनाक और दुस्साहसी अंतिम कदम की योजना बनाना शुरू कर दिया। बाघ की मांद में घुसकर राजा का सिर काटना। अगले दिन ब्रिगेड में हवा अजीब महसूस हुई। कविता ने उस बदलाव को महसूस किया। उनकी योजना खतरनाक थी। अकेले बाघ के पिंजरे में प्रवेश करना। उन्होंने वह यूएसबी ली और कमांडर के कमरे की ओर चल दी। उनके लार्स जूते गलियारे में गूंज रहे थे। कमांडर के कमरे के दरवाजे के सामने उन्होंने एक सांस ली। अगर उन्होंने यह दरवाजा खोला तो कोई वापसी नहीं होगी। सफलता या मृत्यु। उनके भाई का ठंडा और खून से सना चेहरा उनके दिमाग में कौंधा। संदेह गायब हो गया। लेकर आए। इस बार उनकी दस्तक दृढ़ और डराने वाली थी। कौन है? मेजर कविता, मुझे एक आपातकालीन रिपोर्ट देनी है। एक पल रुको, मैं व्यस्त हूं। बाद में यह आपकी स्थिति से संबंधित है कर्नल। अभी होना चाहिए। अंदर से कुछ टूटने की आवाज आई। एक पल बाद दरवाजा जोर से खुला। विक्रम वहां खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत करती हो? हैं? मैं केवल तथ्य बता रही हूं। उन्होंने अपने हाथ में यूएसबी उठाई। इसके अंदर कुछ ऐसा है जो कर्नल का बहुत ध्यान आकर्षित करेगा। विक्रम की आंखें उस यूएसबी पर टिक गईं। उसकी पुतलियां थोड़ी फैल गईं। उसने कविता को देखा, फिर उस यूएसबी को, फिर अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। हा, दिलचस्प। ठीक है, अंदर आओ। देखते हैं कि तुमने कौन सा नाटक तैयार किया है। वह एक तरफ हट गया। कविता को अंदर आने का इशारा किया। एक जाल में निमंत्रण। कविता जानती थीं, लेकिन वह फिर भी अंदर चली गईं। दरवाजा उनके पीछे बंद और बंद कर दिया गया। कमरे के अंदर केवल वह और विक्रम थे। विक्रम वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया, एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ। ठीक है, दिखाओ तुम्हारे पास क्या महान सबूत है। कविता ने उस यूएसबी को उसके कंप्यूटर में डाला। उन्होंने एक फाइल खोली, खाता बही का अंतिम पृष्ठ, जिसमें विक्रम के स्पष्ट हस्ताक्षर थे। विक्रम का चेहरा तुरंत कठोर हो गया। उसकी आंखें फैल गईं, उसकी सांस रुक गई, उसके कंधे कांपने लगे। यह कैसे हो सकता है? उसकी आवाज घबराहट से भरी थी। यह एक उत्तम अभिनय था, एक भ्रष्ट कमांडर का मूर्त रूप जो रंगे हाथों पकड़ा गया था। कविता ठंडी मुस्कुराई। अब आप कबूल करते हैं विक्रम, आपके सभी भ्रष्टाचार और मेरे भाई लेफ्टिनेंट अरुण चौहान की हत्या के लिए। हाँ, हत्या। वह एक दुर्घटना थी। मैं कुछ नहीं जानता। वह एक फंसे हुए चूहे की तरह इधर उधर टहलने लगा। तो तुम शुरू से ही इस सब के पीछे थीं। सांपिन, बस कबूल कर लो विक्रम। अगर तुम अभी कबूल करते हो तो शायद तुम्हारी सजा कम हो सकती है। तभी विक्रम की घबराई हुई हरकतें अचानक रुक गईं। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके चेहरे से सारा डर और घबराहट गायब हो गई। उसकी जगह एक सबसे भयानक और क्रूर मुस्कान ने ले ली। सजा कम? यह अब किसी डरे हुए व्यक्ति की आवाज नहीं थी। यह एक शिकारी की आवाज थी। नहीं,
मेजर कविता, ऐसा लगता है कि तुम ही स्थिति को नहीं समझ रही हो। उसने ताली बजाई और तुरंत ही दीवार पर लगी बड़ी किताबों की अलमारी खुल गई। कोने में लगी बड़ी अलमारी का दरवाजा खुल गया। उसके पीछे से 4 परछाइयां बाहर निकलीं। गंभीर, बालाजी, हर्ष, विवेक, 4 अन्य शैतान। वे शुरू से ही वहां छिपे हुए थे। कविता का दिल मानो जम गया। वह जानती थीं कि यह एक जाल है, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि यह ऐसा होगा। गंभीर ने एक चालाक मुस्कान के साथ उसके निकलने का रास्ता रोक दिया। बालाजी ने अपनी उंगलियां चटकाईं। नाटक खत्म हो गया। हरामजादी, तुमने जो सबूत पाया वह बहुत बढ़िया था। विक्रम ने एक सिगार जलाई। मैंने जानबूझकर तुम्हें उसे खोजने दिया। क्या यह सब तुम्हारी योजना थी? मैं नहीं। मेरे जैसा एक मोहरा यह योजना नहीं बना सकता। मैं तो बस एक वफादार शिकारी कुत्ता हूं। उसने घृणा से कविता को देखा। तुम बहुत चतुर हो, यही तुम्हारी समस्या है। तुमने यह जानने की हिम्मत की कि इस कुत्ते का मालिक कौन है, विक्रम ने आगे कहा, और वह बहुत निराश है। उन्होंने एक बेकार कुत्ते और एक कुत्ता है परेशान करने वाले कीट को साफ करने का आदेश दिया। एक ही झटके में सब कुछ स्पष्ट हो गया। यह विक्रम की योजना नहीं थी, कोई और बॉस था। उसने सोचा कि वह विक्रम को फंसा रही है, जबकि वह एक बड़े जाल में फंस गई थी जो विक्रम को चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। खेल का समय खत्म हो गया, इसे खत्म कर दो। तुरंत बालाजी उसकी ओर झपटा, लेकिन कविता कोई आसान शिकार नहीं थी। उनके पैरा एसएफ की प्रवृत्ति ने नियंत्रण कर लिया। वह बालाजी के वार से बची, उसकी बाह के नीचे घुस गईं और उनकी कोहनी बालाजी के सौर जाल पर लगी। आर्ग, कविता मेज पर कूद गई, पीतल का एक पेपर वेट उठाया। अगला लक्ष्य गंभीर। गंभीर ने एक कमांडो चाकू निकाला, लेकिन कविता ने उसे पेपर वेट से रोक दिया। हर्ष और विवेक ने बगल से हमला किया, लेकिन तंग जगह पर लड़ाई कविता की विशेषज्ञता थी। वह घूमी, उनके लार्स जूतों ने हर्ष की कनपटी पर मारा। हर्ष तुरंत बेहोश हो गया, साथ ही उन्होंने अपना शरीर गिराया। विवेक के पैरों को झाड़ू मारकर उसे गिरा दिया। एक पल में 2 लोग गिर गए, लेकिन बस वहीं तक। बालाजी जो ठीक हो गया था, उसने उन्हें पीछे से एक भालू की ताकत से पकड़ लिया। उसकी स्टील जैसी बाहों ने कविता के शरीर को जकड़ लिया। छोड़ो, उन्होंने काटने की कोशिश की, लेकिन तभी गंभीर ने उनके पेट में जोर से लात मारी। उनकी सांस रुक गई, उनकी ताकत चली गई। बालाजी ने उन्हें फर्श पर पटक दिया। उनका सिर संगमरमर के फर्श से टकराया। उनकी दृष्टि सफेद हो गई। इससे पहले कि वह ठीक हो पाती, 4 शैतान उन पर लकड़बग्घे की तरह टूट पड़े। क्रूर पिटाई शुरू हो गई। लार्स जूतों ने उनकी पसलियों, उनकी पीठ, उनके कंधों पर मारा। असहनीय दर्द उनके शरीर में दौड़ गया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी पसलियां टूट गई हैं। उन्होंने अपने होंठ काट लिए, एक चीख को रोकते हुए। यह उनका अंतिम स्वाभिमान था। जिद्दी औरत, देखो, वह चीख भी नहीं रही है। शांत रहो, थोड़ी देर में वह रोकर भीख मांगेगी। उनकी ताने बाने की आवाजें धीमी सुनाई दे रही थीं। कविता ने अपनी धुंधली चेतना के साथ विक्रम को देखा, जो अपनी कुर्सी पर आराम से बैठकर अपना सिगार पी रहा था। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी, केवल एक क्रूर आनंद था। विक्रम उठा, चला और कविता के बाल पकड़ लिए, उसके चेहरे को ऊपर उठाने के लिए मजबूर किया। तुम्हारा भाई, वह अरुण, उसकी आंखें भी तुम्हारी तरह ही गंदी थीं। उसके अंतिम क्षणों में वह उसके कान में एक शैतान की तरह फुसफुसाया, लेकिन पता है क्या हुआ? वह रोया। उसने भीख मांगी, कृपया मुझे माफ कर दो, मेरी बहन के लिए कृपया मुझे जीने दो। बहुत दयनीय। यह सुनकर कविता के विवेक का अंतिम धागा टूट गया। उन्होंने अपनी बची हुई ताकत इकट्ठा की, अपना मुंह खोला, विक्रम के हाथ को काटने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बहुत ही जोरदार कुंद प्रहार उनके सिर के पिछले हिस्से पर लगा। विक्रम की पिस्तौल का हैंडल। दुनिया घूम गई। उनकी आंखों से रोशनी गायब हो गई। शैतानों की हंसी दूर हो गई। उनकी चेतना घने अंधेरे में डूब गई। चेतना एक आवाज के माध्यम से वापस आई। पहले एक नीची, भारी और दूर की मशीन की आवाज, जैसे किसी विशाल कीड़े का रोना या नरक की गहराइयों से एक कराह, फिर स्पर्श की भावना। ठंडी, स्टील की हड्डियों को भेदने वाली ठंडक उनकी पीठ पर महसूस हुई। एक खुरदुरी रस्सी उनके मांस को काट रही थी, उनके शरीर की हर नस को झनझना रही थी। उन्होंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। उनकी पलकें शीशे की तरह भारी महसूस हुईं। उनके सिर पर लगी चोट ने दुनिया को बुरी तरह से घुमा दिया था। ऊह! उस आवाज को सुनकर ऊपर से एक उपहासपूर्ण हंसी सुनाई दी। ओह, देखो,
सोती हुई राजकुमारी आखिरकार जाग गई। एक परिचित आवाज, गंभीर। वह आवाज एक संकेत की तरह थी जिसने कविता की चेतना को सतह पर आने के लिए मजबूर किया। अंत में वह अपनी भारी पलकों को खोलने में सफल रहीं। पहली चीज जो उन्होंने देखी वह थी चकाचौंध करने वाला नीला आकाश, और उस आकाश को काटते हुए सरिया की छड़ें एक जेल की सलाखों की तरह एक दूसरे को काट रही थीं। उन्होंने अपना सिर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी गर्दन भी नहीं हिल रही थी। उनका पूरा शरीर एक विशालकाय सरिया की संरचना से कसकर बंधा हुआ था। यह एक निर्माण स्थल था। अड्डे के एक कोने में एक परित्यक्त इमारत के एक स्तंभ के सांचे के अंदर वह अब एक बलि की तरह लटकी हुई थी, जो एक कंक्रीट स्तंभ की हड्डी बनने वाली थी, उससे बंधी हुई। ऊपर उस सांचे के किनारे पर 5 परछाइयां उन्हें घेरे हुए थीं। कर्नल विक्रम और उसके 4 वफादार कुत्ते। वे उन्हें ऊपर से ऐसे देख रहे थे जैसे शिकारी एक गड्ढे में फंसे जंगली जानवर को देख रहे हों। होश आ गया मेजर कविता। उसकी आवाज जीत से भरी थी, जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया हो। कविता ने जवाब नहीं दिया। वह हाँफ रही थीं, अपनी स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थीं। उनकी टूटी हुई पसलियां हर सांस के साथ उनके फेफड़ों में चुभ रही थीं। उनके शरीर की हर मांसपेशी चिल्ला रही थी। उसकी अभिव्यक्ति देखो, वह अभी भी नहीं समझी है कि उसकी गलती कहां है। बालाजी ने चहकते हुए कहा, तुम बहुत चतुर थीं, हरामजादी, और बहुत गहराई में खोद रही थीं। अगर तुम चुपचाप अपने कागजों से निपटती रहती तो यह सब नहीं होता। चुप रहो तुम लोग। यह उनके सूखे होठों से निकला पहला शब्द था। उनकी आवाज टूटी हुई थी, लेकिन उसमें नफरत जरा भी कम नहीं हुई थी। उन्होंने अपना सिर उठाया, विक्रम को घूरते हुए। उनकी आंखों में मौत का डर नहीं था, बल्कि बदले की एक धधकती आग थी जो सब कुछ जला देगी। उस निगाह ने विक्रम को असहज कर दिया। उसने एक सिगरेट जलाई, अभी भी उस निगाह के साथ। हाँ, मुझे तुम्हारा भाई, वह अरुण, बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके अंतिम क्षणों में भी उसकी ऐसी ही परेशान करने वाली निगाह थी। उसने जानबूझकर तुम्हारा भाई शब्द पर जोर दिया, कविता के सबसे दर्दनाक स्थान पर चुभते हुए। वह लड़का तुम्हारी तरह ही जिद्दी था, सोचता था कि वह न्याय का नायक है। उसने मेरे व्यवसाय को रोकने की हिम्मत की। कितना बेवकूफ था। कविता का झबड़ा गुस्से से कस गया। तुमने ही अरुण को मारा। हाँ, मैंने ही किया। उसने बिना किसी अपराध बोध के कबूल किया। वह बल्कि गर्वित लग रहा था। उस लड़के ने अनजाने में गोदाम से साथ में हमारा लेन देन देख लिया। उसने तस्वीरें ले लीं। उसने रिपोर्ट करने की कोशिश की, तो मैंने उसे एक मौका दिया। विक्रम ने आगे कहा, जैसे कि वह कोई नाटक कर रहा हो। अपनी आंखें बंद करो, अपना मुंह बंद करो, और मैं तुम्हें जीने दूंगा। लेकिन पता है उसका बेवकूफी भरा जवाब क्या था? विक्रम ने आवाज की नकल की। क्या आपको एक भारतीय सेना के सैनिक के रूप में शर्म नहीं आती? आप जैसे कचरे को खत्म कर देना चाहिए। उसके पीछे खड़े 4 शैतान भी हंसने लगे। कविता ने अपने दांत इतने जोर से भींचे कि वह अपने मसूड़ों में खून महसूस कर सकती थी। उनके भाई का ईमानदार चेहरा उनके दिमाग में कौंध गया। तो मैंने उसे सिखाया। विक्रम की आवाज नीची और क्रूर हो गई। न्याय, सम्मान, ये चीजें केवल कहानियों की किताबों में होती हैं। इस दुनिया में जो मजबूत है वही कानून है, और उसे यह समझने में बहुत देर हो गई। उसने पास आकर कहा, लेकिन उसका अंतिम दृश्य वास्तव में मनोरंजक था। वह घुटनों के बल बैठकर जीने की भीख मांग रहा था। कृपया मेरी बहन के लिए मुझे जीने दो, उसने कहा। झूठ, यह उनकी आत्मा से एक चीख थी। अरुण कभी ऐसा नहीं कहता। वह तुम्हारे जैसे कचरे के सामने कभी नहीं घुटने टेकता। हा हा हा, जो तुम मानना चाहती हो मानो, लेकिन जल्द ही तुम खुद उससे पूछ सकती हो, क्योंकि तुम जल्द ही उसके पास जा रही हो। उसने नीचे की ओर इशारा किया। तभी कविता को एहसास हुआ कि वह किसी साधारण जमीन पर नहीं थी। वह एक संकुचित नींव पर थीं, जो डालने के लिए तैयार थी। यह स्तंभ वास्तव में बनाया जाएगा, और वह हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन जाएंगी। तुम जानती हो, तुम वास्तव में बदकिस्मत हो। तुमने जो उत्तम सबूत पाया वह हंसा। क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि यह एक चारा था जिसे मैंने जानबूझकर फैलाया था ताकि तुम उसे खा सको? क्या सब कुछ तुम्हारी आने के बाद से ही योजनाबद्ध था? नहीं, जब से तुमने अपने भाई की मौत पर सवाल उठाना शुरू किया। विक्रम की आंखें पागलों की तरह चमक रही थीं। उसे अब खुद को रोकने की जरूरत नहीं थी। मैं तो बस एक छोटा मोहरा हूं। इस बड़े व्यवसाय का मालिक वहां ऊपर है। उसने आकाश की ओर इशारा किया,
जैसे किसी को सम्मान दे रहा हो, और उन्हें मेरा काम करने का तरीका पसंद नहीं आया जो गड़बड़ होने लगा था। उन्हें तुम जैसा कोई परेशान करने वाला तिलछट्टा भी पसंद नहीं था जो लगातार खोदता रहता है। विक्रम ने जीत के साथ आगे कहा। तो उन्होंने एक उत्तम योजना बनाई, मुझे चारा बनाया, और जब तुम उस चारे को निगल लोगी तो वह चारे और कीट दोनों को एक साथ खत्म कर देंगे, और यह निर्माण स्थल उस योजना का हिस्सा है। तुम बिना किसी निशान के गायब हो जाओगी, एक मिशन पर चलते हुए लापता घोषित कर दी जाओगी। कविता का सिर ठंडा पड़ गया। विक्रम के पीछे एक मास्टरमाइंड था, कोई ऐसा जो उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा था। कौन? उनकी आवाज कांप गई। तुम्हारा बॉस कौन है? हाँ हाँ हाँ, तुम उत्सुक हो? जरूर तुम उत्सुक हो। ठीक है, क्योंकि तुम आज मरने वाली हो, मैं तुम्हें बताऊंगा। निष्पक्ष होने के लिए वह सांचे के ऊपर से झुका, आज अपना चेहरा कविता के पास लाया। जिस व्यक्ति की हम सेवा करते हैं वह इस पूरी कमान का शासक है, लेफ्टिनेंट जनरल हरिशंकर वर्मा। हरिशंकर वर्मा, यह नाम कविता के सिर पर एक हथौड़े की तरह लगा। पंग कोस्ट्राड, एक 3 सितारा जनरल, सर्वोच्च शासक जो इस ब्रिगेड सहित हजारों सैनिकों की देखरेख करता है। असंभव, वह कैसे हो सकता है? पहेली के सभी टुकड़े जुड़ गए। क्यों अरुण की मौत को इतनी पूर्णता के साथ दबा दिया गया? क्यों 5 शैतान इतनी आजादी से काम कर सकते थे? एक विशाल शक्ति ने उन्हें ऊपर से बचाया था। अब तुम समझी कि तुम किसके खिलाफ लड़ रही हो। तुम्हारे भाई ने इसे महसूस किया, इसीलिए वह मर गया। और तुम भी। विक्रम सीधा खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ से दूर की ओर इशारा किया। जवाब में एक विशालकाय कंक्रीट मिक्सर ट्रक जो इंतजार कर रहा था, उसने अपना इंजन चालू कर दिया। ट्रक धीरे धीरे चला और स्तंभ के सांचे के ठीक बगल में रुक गया। उसका विशालकाय हॉपर ऊपर की ओर झुकने लगा। मौत का समय आ गया था। मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के पास भेज दूंगा। 50 साल बाद जब यह इमारत गिरा दी जाएगी तो शायद तुम्हारी हड्डियां मिल जाएंगी। हा हा हा। उसने कविता को आखिरी बार देखा। अलविदा शिकार की देवी, तुम्हारा शिकार यहीं खत्म होता है। उसने अपना हाथ नीचे किया। यह अंतिम संकेत था। एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ सीमेंट, बजरी और रेत का एक गाढ़ा ग्रे तरल ट्रक के हॉपर से एक झरने की तरह गिर पड़ा। ठंडी और चिपचिपी मौत। ठंडे कंक्रीट ने उनके लार्स जूतों को मारा। उनके टखने एक ठंडे झटके ने उनके शरीर को भेद दिया। एक पल में उनके पैर निगल लिए गए, जगह पर जम गए। कंक्रीट बिना रुके बहता रहा, उनकी पिंडलियों तक रेंगता हुआ, उनके घुटनों को निगलता हुआ। एक अविश्वसनीय दम घुटने वाले दबाव ने उनके निचले शरीर को कुचल दिया। वह चीखी नहीं। उन्होंने अपने दांत भींचे, अपना सिर उठाया और मौत के कगार पर विक्रम को घूरते हुए देखा। उन्होंने उस आदमी के चेहरे, उसकी हंसी, उसकी आवाज को रिकॉर्ड किया ताकि वह कभी न भूले, भले ही उन्हें उसे नरक में खोजना पड़े। कंक्रीट उनकी कमर के ऊपर चढ़ गया, उनकी टूटी हुई पसलियों पर दबाव डाला। सांस लेना एक यातना बन गया। विक्रम की पागल हंसी उनके कानों में घुस गई। वह नहीं जानता था, विक्रम नहीं जानता था कि जिसे वह आज दफन कर रहा था वह कोई साधारण महिला मेजर नहीं, बल्कि एक बदला लेने वाली रानी थी। वह नहीं जानता था कि जिस स्तंभ का वह निर्माण कर रहा था वह उसके अपने साम्राज्य के लिए एक मकबरा था। कंक्रीट अंततः उनकी छाती, उनकी ठुड्डी तक पहुंच गया। उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। घिनौनी सीमेंट की धूल ने उनके फेफड़ों को भर दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद नहीं कीं। उन्होंने घूरते हुए देखा, अपने हथियारों के चेहरों और उनके पीछे के मास्टरमाइंड का नाम रिकॉर्ड करते हुए। हरिशंकर। रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई। पूर्ण अंधेरा, ठंडा, भारी। उनके फेफड़े ऑक्सीजन की तलाश में जल रहे थे जो वहां नहीं थी। उनका दिल उनके कानों में धड़क रहा था। मौत की ओर अंतिम ढोल। उनकी चेतना धुंधली होने लगी। अरुण का चेहरा कौंधा, मुस्कुराता हुआ, सलामी देता हुआ, फिर ठंडा और पीला। माफ करना भाई। अरुण, लगता है बहन बस यहीं तक पहुंच सकी। और ठीक उसी पल बहरे कर देने वाली मशीन का कंपन रुक गया। उन्हें डुबोने वाला कंक्रीट का प्रवाह रुक गया। उनके सिर के ऊपर का दबाव अब और नहीं बढ़ रहा था। बाहर क्या हुआ? जीवित लोगों की दुनिया में अराजकता हो गई। विक्रम की पागल हंसी रुक गई। क्या? क्यों रुक गया? और डालो ना, नहीं हो सकता कर्नल। अचानक मशीन बंद हो गई, फिर से चालू नहीं हो रही है।
बेवकूफ, तुम्हारा क्या मतलब है? फिर से कोशिश करो, जबरदस्ती करो। कोशिश की। कर्नल। लोहे के टकराने की आवाज आई, फिर पूरी तरह से बंद हो गई। उनकी घबराई हुई आवाजें कंक्रीट की परत को भेद कर आईं। कविता के कानों में हल्की हल्की सुनाई दी। यह उम्मीद की आवाज थी, एक पतली रस्सी जो उन्हें मौत के कगार से वापस खींच रही थी। इस सारी अराजकता का कारण स्तंभ के सांचे से 20 मीटर दूर झाड़ियों में था सिपाही पवन कुमार। उसका चेहरा अभी भी युवा था। उसका दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे वह बाहर निकल जाएगा। उसके हाथों ने एक ठंडी स्टील की सब्बल को जकड़ रखा था। 1 घंटा पहले उसने अभी अभी रात की ड्यूटी खत्म की थी और बैरक वापस जा रहा था। उसने इसे देखा। उसने 5 शैतानों को खून से लथपथ और बेहोश मेजर कविता को निर्माण क्षेत्र की ओर घसीटते हुए देखा था। सिपाही पवन के लिए मेजर कविता उसकी उद्धारकर्ता थी। 2 महीने पहले उसे खबर मिली थी कि उसकी मां गांव में गंभीर रूप से बीमार है। उसने छुट्टी के लिए आवेदन किया, लेकिन कैप्टन हर्ष ने उसे अस्वीकार कर दिया। कारण, दस्तावेज अधूरे थे। एक घिसा पिटा बहाना। तुम्हारा दिमाग कमजोर है। पवन निराश था। उसने अपनी मां को आखिरी बार देखने के लिए भाग जाने के बारे में भी सोचा था। तभी गलियारे में किसी ने अनजाने में उसकी शिकायतें सुन लीं। मेजर कविता चौहान, नई ऑप्स अफसर। उन्होंने ज्यादा बात नहीं की। उन्होंने बस पवन का छुट्टी का आवेदन पत्र लिया। 30 मिनट बाद वह कमांडर द्वारा हस्ताक्षरित अनुमति पत्र के साथ वापस आईं। कोई नियम नहीं तोड़ा गया। तुरंत जाओ। उनकी आवाज ठंडी थी, लेकिन पवन ने उसके पीछे की गर्मजोशी को महसूस किया। पहली मानवता जो उसने इस सड़ी हुई ब्रिगेड में महसूस की थी। उनकी वजह से पवन अपनी मां के अंतिम क्षणों में उनके साथ रह सका। उसने कसम खाई थी कि वह जीवन भर इस उपकार का बदला चुकाएगा, और अब वह महिला उन शैतानों द्वारा जिंदा मारी जा रही थी। वह डर गया था। उसका शरीर कांप रहा था। अगर पकड़ा गया तो वह मौके पर ही मर जाएगा, लेकिन वह चला। उसकी मां की अंतिम वसीयत उसके कानों में गूंज रही थी। बेटा, एहसान का कर्ज चुकाना पड़ता है। गलत होते हुए देखकर चुप नहीं रहना। अंधेरे और मिक्सर ट्रक की शोरगुल वाली मशीन का उपयोग करते हुए वह रेंग कर पास आया। ट्रक का ड्राइवर विक्रम को देखने में व्यस्त था। पवन ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। वह ट्रक की मशीन के नीचे रेंग गया और अपनी पूरी ताकत से उसने उस सब्बल को मिक्सर मशीन के गियर पर मारा। कड़क, एक भयानक धातु की आवाज। मशीन चीख उठी और सब कुछ रुक गया। वह सफल हो गया था। वह तुरंत अंधेरे में वापस छिप गया। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। हाथ के औजार लाओ। फावड़े, हम इसे हाथ से भरेंगे। लेकिन कर्नल, कंक्रीट पहले से ही सख्त होने लगा है। समय नहीं है। भाड़ में जाओ। उस निराशाजनक चीख को अपने कंक्रीट के मकबरे के अंदर सुनकर कविता ने अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाई। मुझे जीना है, मुझे जीना है और उनके दिलों को जिंदा चबाना है। गुस्सा उनकी जमी हुई छाती में जल रहा था। उनके पास एक आखिरी हथियार था, कुछ ऐसा जो उन्होंने पैरा एसएफ में सबसे बुरे परिदृश्य, दुश्मन द्वारा पकड़े जाने के लिए सीखा था। उन्होंने अपनी जीभ हिलाई, अपनी पिछली दाढ़ को छुआ। उन्होंने एक छोटी सी सील छोड़ी। उसके पीछे से एक पतली तार निकली, बालों जितनी पतली लेकिन हीरे के कणों से लेपित। एक हीरा तार जो स्टील को काट सकता था। उन्होंने उसे बड़ी मुश्किल से अपने मुंह से निकाला, उसे अपनी उंगलियों में स्थानांतरित किया। सिर्फ एक उंगली हिलाना भी एक यातना थी। सख्त होता कंक्रीट उनके हाथों को एक प्लास्टर की तरह जकड़ रहा था। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उस तार को एक मिमी दर एक मिमी उस रस्सी की ओर बढ़ाया जो उन्हें उनकी पीठ के पीछे बांध रही थी। पूर्ण मंदार आपको सोका साथ दे काकमी बेथ रही थी। अंधेरे में केवल उस तार के घर्षण की आवाज ही उम्मीद का संगीत थी। उनकी त्वचा छिल गई, उनके नाखून टूट गए। समय मानो रुक गया। कंक्रीट अब एक गाढ़े तरल से एक कठोर रेत के मिश्रण में बदल रहा था। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो वह एक जीवाश्म बन जाती। अंत में उन्होंने महसूस किया कि उनकी कलाई पर रस्सी टूट गई है। एक हाथ आजाद हो गया। उन्होंने उस हाथ का इस्तेमाल बाकी रस्सियों को तेजी से काटने के लिए किया। उनका शरीर स्टील की संरचना से आजाद हो गया था, लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। वह अभी भी सख्त होते कंक्रीट के अंदर दफन थी। गर्राह,
उन्होंने अपनी टूटी हुई पसलियों के दर्द को नजरअंदाज करते हुए अपनी बची हुई सभी मांसपेशियों को लगा दिया, जैसे कोई जिंदा लाश जबरदस्ती अपना ताबूत धकेल रही हो। उन्होंने उन पर दबाव डालने वाले कंक्रीट के बोझ का मुकाबला किया। आधा सख्त कंक्रीट टूटने लगा। वह दहाड़ी अपने कंधे से धक्का दिया। अंत में उनके ऊपरी शरीर को ढकने वाला कंक्रीट का एक टुकड़ा टूट गया। एक दरार बन गई। ठंडी रात की हवा अंदर घुस आई। ऑक्सीजन। उन्होंने उसे लालच से सांस ली। ताजी हवा की ताजगी उनके फेफड़ों में चुभ गई। बाहर विक्रम और उसकी टीम जा चुकी थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से हार मान ली थी और इसे कल सुबह पूरा करेंगे। उन्हें यकीन था कि वह मर चुकी हैं या सख्त होते कंक्रीट से बाहर निकलना असंभव होगा। यह उनकी घातक गलती थी। एक भयानक ताकत के साथ कविता कंक्रीट के मलबे से बाहर रेंग गईं। उनका शरीर टूट चुका था। उनकी वर्दी फटी हुई थी। उनका पूरा शरीर ग्रे सीमेंट, खून और कीचड़ से ढका हुआ था। वह एक राक्षस की तरह लग रही थीं। उन्होंने एक सरिया की छड़ पकड़ी, खड़े होने की कोशिश की। तभी झाड़ियों से एक परछाई पास आई। सिपाही पवन। वह कविता को अपनी कब्र से बाहर निकलते देख पीला पड़ गया था। मेजर, आप अभी भी जिंदा हैं? कविता ने उसे पहचान लिया। ईमानदार आंखों वाला युवा सैनिक जिसकी उन्होंने मदद की थी। तुरंत वह सब कुछ समझ गई। यह तुमने किया? माफ करना मेजर, मैं केवल इतना ही कर सका। नहीं। उन्होंने पवन का कंधा पकड़ा। उनके हाथ ठंडे थे, लेकिन उनकी पकड़ अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। तुमने मेरी जान बचाई सैनिक, मैं तुम्हारी जान की कर्जदार हूं। उन्होंने चारों ओर देखा। समय समाप्त हो रहा था। उन्हें यहां से निकलना था। इस अड्डे से बाहर निकलने का कोई रास्ता है मेजर? कचरा निपटान क्षेत्र के पीछे एक छोटा दरवाजा है जिसका इस्तेमाल कम ही होता है। उसने अपनी जेब टटोली। एक छोटी सी चाबी दी। यह चाबी है। और उसने एक छोटा चॉकलेट बार दिया। मेरे पास बस इतना ही है। कविता ने चाबी और चॉकलेट ली। उन्होंने पवन की आंखों में देखा। सच्ची आंखें। सावधान रहना पवन, जब तक मैं वापस ना आऊं किसी से कुछ मत कहना। जी, सावधान रहें मेजर। कविता ने समय बर्बाद नहीं किया। वह अंधेरे में गायब हो गई। उनकी पसलियों में दर्द उन्हें सता रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। उन्होंने वह चॉकलेट खाई। मिठास, नरक की गहराइयों से जीवन का स्वाद। वह अब मेजर कविता चौहान नहीं थीं। वह कुछ और थीं। कुछ ऐसा जो एक कंक्रीट की कब्र से उठा था। कुछ ऐसा जिसने सब कुछ खो दिया था और इसलिए अब किसी भी चीज से नहीं डरती थीं। उन्होंने अंधेरे में उस अड्डे की ओर फुसफुसाया जहां उनके हत्यारे सो रहे थे। मेरा इंतजार करो हरामजादों, तुम्हारे शिकार का समय आ गया है। वह एक घायल भेड़िए की तरह अंधेरे में दौड़ी। हर कदम पर उनकी टूटी हुई पसलियों का दर्द उनके फेफड़ों को भेद रहा था। ठंडा पसीना उनके चेहरे पर सीमेंट की धूल के साथ मिल रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। पवन द्वारा दिखाया गया छोटा दरवाजा, जैसा कि उसने कहा था, जंग लगा हुआ और परित्यक्त था। पुराना काज चीखा, जिससे उनके निकलने के लिए पर्याप्त दरार खुल गई। अड्डे के बाहर आते ही अंत में वह एक पल के लिए सांस ले सकीं। वह एक दीवार के सहारे बैठ गईं, जमीन पर धंस गईं। उनकी मांसपेशियां चिल्ला रही थीं, ध्यान केंद्रित करो, ध्यान केंद्रित करो। अगर मैं यहां बेहोश हो गई तो मैं मर जाऊंगी। उन्हें ठीक होना था। उन्होंने चारों ओर देखा। उत्तर पूर्व की ओर लगभग 2 किमी दूर एक पुरानी बंद पत्थर की खदान का क्षेत्र था। जब वह अभी भी पैरा एसएफ में सक्रिय थीं, तो उन्होंने सबसे बुरे परिदृश्य के लिए देश भर में दर्जनों आपातकालीन सुरक्षित घर बनाए थे। उनमें से एक वहां था। उन्होंने खुद को खड़े होने के लिए मजबूर किया। हर कदम नरक जैसा लग रहा था, लेकिन उनका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से काम कर रहा था। सेना मुख्यालय को रिपोर्ट करूं? नहीं। उनका सर्वोच्च नेता हरिशंकर ही मास्टरमाइंड है। जैसे ही मैं रिपोर्ट करूंगी, जानकारी पहले उसके कानों तक पहुंचेगी। वह मुझे ट्रैक करेगा और मैं बिना किसी निशान के एक शहीद के रूप में मारी जाऊंगी। व्यवस्था सड़ चुकी है। सैन्य न्याय उस राक्षस के लिए एक ढाल बन गया है। केवल एक ही रास्ता है, व्यवस्था के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने हाथों से सीधे उस राक्षस के दिल में छुरा घोंपना। रात भर लंगड़ाते हुए चलने के बाद अंत में विशाल चट्टानों की सिलुएट दिखाई दी। पुरानी खदान। उन्होंने एक छोटी सी गुफा पाई जिसे खनिक पहले डायनामाइट स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते थे, जो जंगली झाड़ियों के पीछे छिपी हुई थी। उस नम और ठंडी गुफा के अंदर
उन्होंने वह पाया जिसकी उन्हें तलाश थी। एक छोटा वाटरप्रूफ धातु का बक्सा, एक उत्तरजीविता किट जिसे उन्होंने वर्षों पहले छिपाया था। उन्होंने उसे खोला। अंदर पट्टियां, एंटीसेप्टिक, सुई और सर्जिकल धागा, उच्च कैलोरी ऊर्जा बार, पानी की एक छोटी बोतल और एक एन्क्रिप्टेड सैटेलाइट फोन था। उन्होंने अपनी फटी हुई ऊपरी वर्दी उतारी। दृश्य भयानक था। उनकी पसलियां नीली और सूजी हुई थीं। उनकी पीठ लार्स जूतों की लातों के निशान से भरी हुई थी। गंभीर के चाकू से खरोंची हुई बांह से अभी भी खून बह रहा था। उन्होंने अपने दांत भींचे। दर्द को नजरअंदाजत करना असंभव था, लेकिन दर्द को नियंत्रित करना दर्द को असंभव था। ये दर्द को असंभव संभव था। उन्होंने अपने घावों पर एंटीसेप्टिक डाला। आर्ग, आह! उनका शरीर दर्द से ऐंठ गया, लेकिन कोई चीख नहीं निकली। उन्होंने सुई और सर्जिकल धागा लिया और अपनी बांह को खुद ही सिलना शुरू कर दिया। चुभन, त्वचा के माध्यम से धागे का खिंचाव। उन्होंने इसे बिना किसी अभिव्यक्ति के किया, जैसे कि वह किसी मशीन की मरम्मत कर रही हों। जब वह समाप्त कर चुकी थीं, तो उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उन्होंने एक ऊर्जा बार चबाया और पानी पिया। थोड़ी ताकत वापस आई। अब बदला लेने का समय था। उन्होंने सैटेलाइट फोन चालू किया। स्क्रीन जल उठी। यह फोन किसी भी मुख्यालय में पंजीकृत नहीं था। यह उनका निजी चैनल था। केवल एक व्यक्ति इस नंबर को जानता था। उन्होंने एकमात्र संग्रहीत नंबर दबाया। सिग्नल कई बार बजा। फिर दूसरी तरफ से एक भारी और शांत आवाज आई। कमांडर, वह सूबेदार मेजर भीम सिंह थे, कोड नाम वाइपर, उनके सबसे भरोसेमंद एनएससीओ। उनके दाहिने हाथ, जब वह अभी भी पैरा एसएफ में एक यूनिट का नेतृत्व करती थीं। एक महान स्नाइपर जो उनके लिए मरने को तैयार था। मैं हूं भीम, कमांडर, आप सुरक्षित हैं। पिछले 3 दिनों से हमारा संपर्क टूट गया था। हमने सोचा समय नहीं है, चैनल को सुरक्षित करो, स्क्रैम्बल में बदलो। हो गया। इस फोन को ट्रैक या टैप नहीं किया जा सकता। क्या हुआ कमांडर? आपकी आवाज। आप घायल हैं। कविता एक पल के लिए चुप रहीं। फिर बिना किसी भावना के उन्होंने सब कुछ समझाया। अरुण की मौत, 5 शैतान, कर्नल विक्रम का भ्रष्टाचार और उसके पीछे का मास्टरमाइंड लेफ्टिनेंट जनरल हरिशंकर, और कैसे वह अभी अभी एक कंक्रीट की कब्र से बाहर रेंगकर आई थी। दूसरी तरफ के चैनल पर सन्नाटा था। भीम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कविता उनके दांतों को गुस्से से पीसने की आवाज सुन सकती थी। हरामजादे, यही उनका एकमात्र शब्द था। हथियारे, गुस्से से भरा हुआ। हमें क्या करना है? उन्होंने यह नहीं पूछा कि क्या यह सच है या यह कैसे संभव है। वह बस आदेश का इंतजार कर रहे थे। यह वह विश्वास था जो उन्होंने बनाया था। यह कोई आधिकारिक ऑपरेशन नहीं है भीम। मुख्यालय से कोई आदेश नहीं है। अगर हम असफल हुए तो हम सभी को विद्रोही माना जाएगा। सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा या मौके पर ही गोली मार दी जाएगी। सफल होने पर भी हमारे लिए कोई गारंटी नहीं है। क्या तुम अभी भी शामिल होना चाहते हो? कमांडर, वह सवाल हमारे लिए एक अपमान है। हमारी जानें हमने बहुत पहले आपको सौंप दी थीं। जहां आप जाएंगी वहीं हमारा ऑपरेशन का मैदान होगा। आदेश दें। कविता की आंखें गुफा के अंधेरे में ठंडी चमक रही थीं। ठीक है, ध्यान से सुनो। यह युद्ध है। हमारा दुश्मन केवल एक ब्रिगेड नहीं है, बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल हरिशंकर के नेतृत्व वाला एक भ्रष्टाचार कार्टेल है। लक्ष्य बताएं। लक्ष्य 2 हैं। पहला, विक्रम और उसके 5 शैतानों को खत्म करो। दूसरा, उन्हें कबूल करने के लिए मजबूर करो कि हरिशंकर ही मास्टरमाइंड है। रिकॉर्ड करो और पूरी दुनिया में फैलाओ। योजना, परसों ब्रिगेड 17 में एक अनुकरणीय ब्रिगेड पुरस्कार समारोह होगा, सीधे हरिशंकर के नेतृत्व में। यह एकमात्र दिन है जब हरिशंकर और विक्रम एक ही स्थान पर होंगे। हम उनकी पार्टी को उनके अंतिम संस्कार समारोह में बदल देंगे। कविता ने अपनी योजना समझाना शुरू किया। भीम, मुख्य टीम इकट्ठा करो। शैडो, हैकर और ब्रीचर। जी, शैडो घुसपैठ और खुफिया विशेषज्ञ। हैकर, वह जीनियस जो किसी भी फायरवॉल को भेद सकता है। ब्रीचर, विस्फोटक और रास्ता खोलने का विशेषज्ञ। उनकी सबसे अच्छी टीम। हैकर को ब्रिगेड 17 के प्रसारण और सीसीटीवी सिस्टम को हैक करने का आदेश दो। मैं चाहता हूं कि हम समारोह के मैदान में सभी मॉनिटर स्क्रीन और लाउड स्पीकर पर पूरा नियंत्रण रखें। उसे 24 घंटे दो। हो गया।
शैडो तुरंत अड्डे के पास के क्षेत्र में घुसपैठ करे। परिधि, गार्ड शेड्यूल और समारोह के दौरान अंधे स्थानों का नक्शा बनाओ। निश्चित रूप से तुम और ब्रीचर मुझसे मिलो। हम समारोह शुरू होने से ठीक पहले केंद्रीय नियंत्रण कक्ष पर कब्जा कर लेंगे और हम शो शुरू करेंगे। कैसा शो कमांडर? कविता ने अपनी जेब में सबूतों वाली यूएसबी को छुआ। मेरे पास सबूतों की फाइलें हैं और मैं आज रात जो कुछ भी हुआ उसकी अपनी गवाही रिकॉर्ड करूंगी। विक्रम का उसके कार्यालय में कबूलनामा। यह कबूलनामा कि हरिशंकर ही मास्टरमाइंड है। दफन होने से पहले मैंने जो कुछ भी सुना। भीम ने अपनी सांस रोक ली। यह पागलपन है। वे लड़ेंगे, वे सेना भेजेंगे, मैं जानती हूं, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। जब वह सच्चाई सामने आएगी तो मैदान में मौजूद सैनिक समझ जाएंगे कि असली दुश्मन कौन है। उनकी बंदूकों का मुंह हमारी ओर नहीं, बल्कि उन सड़े हुए कमांडरों की ओर होगा। यह कविता का अंतिम दांव था। उन्होंने ब्रिगेड 17 में सैनिकों की खाली आंखों को देखा था। उन्होंने उनके अंदर अभी तक न बुझी छोटी सी आग को देखा था। वह उस आग पर पेट्रोल डालने वाली थी। मैं अब से 36 घंटे बाद फिर से संपर्क करूंगी। हमारे द्वारा तय किए गए रेंडेजवस बिंदु पर मिलो। इसके बाद संचार बंद। सुरक्षित रहना। जी, आदेश का पालन होगा। कमांडर, सावधान रहें, हम आ रहे हैं। फोन कट गया। गुफा फिर से शांत हो गई। कविता एक ठंडी पत्थर की दीवार के सहारे बैठ गईं। उनके शरीर के घाव अभी भी धड़क रहे थे, लेकिन उनके दिल में एक आग जल रही थी। वह अब अकेली नहीं थीं। उन्होंने आपातकालीन बक्से से एक छोटा वॉइस रिकॉर्डर निकाला और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया था उसे रिकॉर्ड करते हुए। विक्रम की बर्बरता, हरिशंकर का नाम, अरुण की मौत। यह कोई वसीयतनामा नहीं था। यह शिकार की देवी का एक अभियोग था जो उन सड़े हुए देवताओं को अदालत में लाएगी। हरिशंकर, विक्रम, तुमने जो नरक का द्वार खोला है वह तुम्हारे प्रवेश का स्थान होगा। 2 दिन बाद 17वीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड नरक के प्रहरी का परेड ग्राउंड व्यवस्था और शक्ति का प्रतीक था। एक भव्य सैन्य मार्चिंग बैंड का संगीत हवा में भर गया। सैकड़ों सैनिक पूरी तरह से सीधी पंक्तियों में खड़े होकर मैदान को भर रहे थे। तिरंगा और यूनिट का झंडा शान से लहरा रहा था। सम्मान के मंच पर सबसे ऊंची कुर्सी पर लेफ्टिनेंट जनरल हरिशंकर वर्मा बैठे थे। वह एक सम्राट की तरह सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुरा रहे थे, जो अपने साम्राज्य को संतुष्टि से देख रहा हो। उनके बगल में कर्नल विक्रम सीधा खड़ा था। उसका चेहरा गर्व और चापलूसी से चमक रहा था। आज उसकी ब्रिगेड को सीधे अपने सेनापति से एक अनुकरणीय इकाई के रूप में पुरस्कार मिलेगा। यह एक उत्तम सत्यापन था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। वह उपद्रवी, वह कविता चौहान बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। उसे जल्द ही एक मिशन में लापता के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा। उनके अपराध फिर से अंधेरे में दफन हो गए थे। विक्रम पोडियम पर गया। उसकी आवाज लाउड स्पीकर के माध्यम से पूरे मैदान में गूंज उठी। माननीय पंगको स्ट्राड, लेफ्टिनेंट जनरल हरिशंकर वर्मा, मेरे सभी गौरवान्वित नरक के प्रहरी ब्रिगेड के सैनिक, हम नरक के प्रहरी ब्रिगेड संप्रभुता के रक्षक के रूप में सबसे आगे हैं। और ठीक उसी पल लाउड स्पीकर से एक बहरे कर देने वाली स्थैतिक चीख निकली। विक्रम का भाषण बाधित हो गया। उसने भौहें सिकोड़ी, माइक्रोफोन पर थपथपाया। नियंत्रण कक्ष में तकनीशियन घबरा गए। सभी उपकरण सामान्य लग रहे थे। एक पल बाद स्थैतिक आवाज बंद हो गई। विक्रम ने अपना गला साफ किया, आगे बढ़ने वाला था, लेकिन सभी आवाजें रुक गईं। मार्चिंग बैंड का संगीत एक साथ रुक गया, जैसे कि मजबूर किया गया हो। सैनिकों की बड़बड़ाहट गायब हो गई। परेड ग्राउंड अचानक शांत हो गया। सैकड़ों जोड़ी आंखें एक ही दिशा में टिकी थीं। मैदान के प्रवेश द्वार पर सैनिकों की पंक्तियों के पीछे वहां एक सिलुएट खड़ा था। उसे एक व्यक्ति कहना मुश्किल था। वह सिलुएट सिर से पैर तक ग्रे रंग में लिपटा हुआ था, जैसे कोई भूत सीमेंट की कब्र से उठा हो। उसकी लड़ाकू वर्दी फटी हुई थी, जिससे चोट और सूखे खून के निशान दिखाई दे रहे थे। वह सिलुएट धीरे धीरे चलने लगा, एक एक कदम करके सम्मान के मंच की ओर। यह कदमों की आवाज नहीं थी, यह उसके शरीर पर चिपके सूखे कंक्रीट के टुकड़ों की आवाज थी जो डामर से रगड़ खा रही थी। उसका हर कदम मौत के धुएं की तरह ग्रे सीमेंट की धूल फैला रहा था। उसे पहचानने वाला पहला व्यक्ति विक्रम था। उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसे मतिभ्रम हो रहा था, लेकिन वह सिलुएट गायब नहीं हुआ। वह भूत और करीब आ रहा था। मंच पर
5 शैतानों के चेहरे पीले पड़ गए। वे एक साथ खड़े हो गए। वह व्यक्ति जो मर चुका था, जिस महिला को उन्होंने कंक्रीट के अंदर जिंदा दफन कर दिया था, अब नरक से बाहर रेंगकर उनकी ओर आ रही थी। यह असंभव है। कविता, उसका नाम कविता ने सैनिकों के बीच एक झटके की लहर दौड़ा दी। 2 दिनों से अफवाहें चल रही थीं कि उनकी नई ऑप्स अफसर मेजर कविता रहस्यमय तरीके से गायब हो गई हैं और अब वह इस रूप में प्रकट हुई थीं। अंत में वह मंच से 10 मीटर पहले रुकीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस खाली आंखों से देखा। एक अथाह खाई जितनी गहरी। मंच पर मौजूद 5 शैतानों और उनके पीछे के मास्टरमाइंड हरिशंकर को घूरते हुए। विक्रम अंत में अपने डर से जागा। वह उन्माद में चिल्लाया। उसकी आवाज घबराहट से टूट गई थी। तुम लोग क्या देख रहे हो? वह एक भगोड़ा है। वह एक विद्रोही है। सैन्य पुलिस, उसे पकड़ो, उसे अभी पकड़ो। मंच के बगल में कुछ सैन्य पुलिस के सदस्य हिचकिचाते हुए आगे बढ़े। उन्होंने कविता को घेर लिया। अपनी बंदूकें उन पर तान दी। दर्जनों बंदूकों की नालें अब उन पर थीं, लेकिन वह हिली नहीं, विरोध नहीं किया, डरी नहीं। मंच पर हरिशंकर ने इस दृश्य को ठंडे चेहरे से देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसका उत्तम कार्यक्रम बर्बाद हो गया था। उसने विक्रम को इसे तुरंत निपटाने का इशारा किया। जल्दी करो। ठीक उसी समय जब एक एमपी उसकी बांह को छूने वाला था, कविता ने किसी को देखे बिना बस हवा में अपना सिर थोड़ा सा हिलाया। यह एक संकेत था। ई ई ई ई ई ई ई। मैदान के हर लाउड स्पीकर से एक कान फाड़ देने वाली उच्च आवृत्ति की आवाज निकली। मेरे कान। सभी सैनिक अपने कान बंद करके चिल्लाने लगे, जिसमें विक्रम और मंच पर मौजूद अधिकारी भी शामिल थे। केवल एक व्यक्ति, कविता, उस ध्वनि के तूफान के बीच शांत खड़ी थीं। एक पल बाद मंच के पीछे की विशाल स्क्रीन, जो देशभक्ति के नारे दिखाने वाली थी, जल उठी। स्क्रीन पर केवल अंधेरा था। शोर बंद हो गया और उस पूर्ण चुप्पी के बीच एक महिला की आवाज सुनाई दी। ठंडी, शांत, रिकॉर्ड की हुई। मैं मेजर कविता चौहान हूं। इसके द्वारा मैं ब्रिगेड 17 के कमांडर कर्नल विक्रम सिंह, उनके अधिकारियों और इस सब के पीछे के मास्टरमाइंड लेफ्टिनेंट जनरल हरिशंकर वर्मा पर आरोप लगाती हूं। मैदान शांत था। विक्रम का चेहरा पीला था। हरिशंकर की मुस्कान गायब हो गई थी। स्क्रीन अभी भी अंधेरी थी, लेकिन लाउड स्पीकर अब भयानक आवाजें बजा रहे थे। कुंद प्रहारों की आवाज, दर्द को रोकने के लिए रोकी गई सांसों की आवाज और शैतानों की हंसी की आवाज। जिद्दी औरत, देखो, वह चीख भी नहीं रही है। शांत रहो, थोड़ी देर में वह रोकर भीख मांगेगी। यह विक्रम के कार्यालय में क्रूर पिटाई की ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। हैकर ने पिछली रात वहां एक मिनी बग सफलतापूर्वक लगा दिया था। सैनिकों ने डर से अपनी सांसें रोक लीं। बंद करो, उस आवाज को बंद करो। यह बेकार था। हैकर का सिस्टम पर पूरा नियंत्रण था। रिकॉर्डिंग जारी रही। पृष्ठभूमि की आवाज बदल गई। एक मशीन की आवाज, तुम्हारा भाई, वह अरुण, उसके अंतिम क्षणों में उसकी आंखें भी तुम्हारी तरह ही गंदी थीं। वह रोया, उसने भीख मांगी और एकम से, कृपया मुझे मेरी बहन के लिए माफ कर दो, कृपया मुझे जीने दो। बहुत दयनीय। एक मूक झटके की लहर सैनिकों में दौड़ गई। लेफ्टिनेंट अरुण, जिसे वे एक दुर्घटना में मृत जानते थे, वास्तव में उनके अपने कमांडर द्वारा मारा गया था। और अंत में वह निर्णायक प्रहार आया। तुम्हारा बॉस कौन है? विक्रम की हंसी सुनाई दी। जिस व्यक्ति की हम सेवा करते हैं, वह इस पूरी कमान का शासक है। लेफ्टिनेंट जनरल हरिशंकर वर्मा। हरिशंकर वर्मा, हरिशंकर वर्मा, हरिशंकर वर्मा। यह नाम मैदान में बार बार गूंज उठा। तुरंत सैकड़ों जोड़ी आंखें मंच पर लेफ्टिनेंट जनरल हरिशंकर की ओर मुड़ गईं। हरिशंकर का चेहरा एक लाश की तरह पीला था। इसमें लिकर आज किलमेलाकी की चारा करने में वह अपनी कुर्सी से उठा। उसकी आंखें जंगली थीं। और तभी विशाल स्क्रीन अंत में बदल गई। अंधेरा गायब हो गया। उसकी जगह एक भयानक वीडियो रिकॉर्डिंग ने ले ली। शैडो द्वारा दूर से ली गई रिकॉर्डिंग। वीडियो में मेजर कविता को स्टील के खंभों से बंधा हुआ दिखाया गया था और एक विशालकाय कंक्रीट मिक्सर ट्रक के हॉपर का दृश्य था, जो उन पर ग्रे सीमेंट का एक झरना डाल रहा था। सैनिकों की पंक्तियों से डर की चीखें सुनाई दी। उन्होंने अपने कमांडर को, एक अधिकारी को जिंदा दफन करते हुए देखा। झूठ, यह मनगढ़ंत है, यह मानहानि है, यह विद्रोह है। झूठ, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया।
सबूत बहुत मजबूत था, क्योंकि वीडियो में जो सिलुएट ग्रे सीमेंट द्वारा निगला जा रहा था वह वही सिलुएट था जो अब उनके सामने खड़ा था, उसी सूखे कंक्रीट के कवच में लिपटा हुआ। वह एक जीवित सबूत थी। रिकॉर्डिंग रुकी, वीडियो रुका, पूर्ण सन्नाटा। उस सन्नाटे को कविता की असली आवाज ने तोड़ा। उन्होंने एक एमपी से रेडियो छीन लिया था। उनकी आवाज कर्कश और टूटी हुई थी, लेकिन किसी भी बम से ज्यादा शक्तिशाली थी। तुम लोगों ने देखा, उन्होंने अपने सामने खड़े सैकड़ों सैनिकों को देखा। तुम लोगों ने सुना, वे ही हैं जो हमारे सम्मान को कुचलते हैं, हमारे साथियों को मारते हैं और इस वर्दी को सड़ाते हैं। सैनिकों की आंखों में आग फैल गई। जो आंखें पहले खाली थीं, अब जलने लगी थीं। मैं विद्रोह का आदेश नहीं दे रही हूं, मैं तुम्हें अपना कर्तव्य निभाने का आदेश दे रही हूं। एक सच्चे भारतीय सेना के सैनिक के रूप में उन्होंने अपना सीमेंट से सना हाथ उठाया, सीधे हरिशंकर और विक्रम की ओर इशारा करते हुए। हमारा दुश्मन उस मंच पर है, अब चुनो, तुम एक भ्रष्ट राक्षस के कुत्ते बनोगे या सम्मान की रक्षा करने वाले सैनिक बनोगे। एक पल का सन्नाटा। फिर सामने की पंक्ति में एक सैनिक, सिपाही पवन कुमार, ने धीरे धीरे अपनी SS-2 राइफल उठाई। उसकी बंदूक का मुंह कविता की ओर नहीं था, उसकी बंदूक का मुंह सीधे मंच पर कर्नल विक्रम की ओर था। क्लैक, बंदूक के सेफ्टी लीवर के खुलने की आवाज। वह एक आवाज एक संकेत बन गई। क्लैक 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 क्लैक, एक डोमिनो प्रभाव की तरह। श्री इबाय। सैकड़ों सैनिकों ने अपनी बंदूकें उठा ली। सैकड़ों बंदूकों की नालें अब एक साथ विद्रोही की ओर नहीं, बल्कि सम्मान के मंच की ओर थीं, अपने ही कमांडरों की ओर। 5 शैतानों के चेहरे घबराहट से शुद्ध आतंक में बदल गए। हरिशंकर जम गया। यह विद्रोह नहीं था, यह एक अदालत थी। कविता ने उस दृश्य को देखा। कंक्रीट और सूखे खून की दरारों के पीछे एक हल्की मुस्कान तैर गई। उनका दांव सफल रहा। वह मैदान अब बंदूकों की नालों का जंगल बन गया था। हरिशंकर और 5 शैतान अपनी ही सेना के बंदी बन गए थे। सबसे पहले होश में आने वाला हरिशंकर था। आखिरकार वह एक लेफ्टिनेंट जनरल था। गुस्से ने उसके डर की जगह ले ली। उसने सोचा कि वह अभी भी उन्हें नियंत्रित कर सकता है। तुम लोग क्या कर रहे हो? यह विद्रोह है। मैं तुम्हें कोर्ट मार्शल करूंगा। अपनी बंदूकें नीचे करो, उस औरत को पकड़ो। कोई नहीं हिला। सैनिकों की निगाहें अब ठंडी और नफरत से भरी थीं। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुम सभी पर सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। वह खतरा अब खोखला लग रहा था। देशद्रोहियों, तुम सब देशद्रोही हो। अंधे गुस्से में विक्रम ने अपने होल्स्टर से एक पिस्तौल निकाली। उसने उसे कविता पर तान दिया। मर जा हरामजादी। उसने ट्रिगर दबाया। बैंग। एक अकेली गोली ने हवा को चीर दिया, लेकिन विक्रम की पिस्तौल से नहीं। विक्रम के हाथ में पिस्तौल टुकड़े टुकड़े हो गई। उसके हाथ से खून के साथ फट गई। आह है। सभी की आंखें गोली के स्रोत की ओर गईं। मुख्यालय भवन की छत। वहां सूबेदार मेजर भीम वाइपर अपनी स्नाइपर राइफल के साथ खड़ा था। और यह तो बस शुरुआत थी। वहप 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 वहप। हेलीकॉप्टर के रोटरों की आवाज ने आकाश को चीर दिया। पैरा SF के प्रतीक वाले 2 काले हमलावर हेलीकॉप्टर मैदान के ऊपर नीचे मंडरा रहे थे। दरवाजे खुले। फास्ट रोप की रस्सियां नीचे गिरीं। काले भालू के सैनिक तेजी से नीचे उतरे। बूम बूम। ब्रीचर ने अड्डे के गेटों को उड़ा दिया। और भी पैरा SF के सैनिक अंदर घुस आए, धुआं और स्टन ग्रेनेड फेंकते हुए। हिलो मत, सिर नीचे करो। मंच पर सभी अधिकारी जमीन पर लेट जाओ। पैरा SF के सैनिकों ने सैनिकों का विरोध नहीं किया। वे सीधे मंच पर धावा बोल दिया। मंच पर अफरा तफरी मच गई थी। 5 शैतान चूहों की तरह भाग रहे थे। गंभीर सांप ने पीछे से भागने की कोशिश की, लेकिन भीम वाइपर किसी तरह पहले से ही वहां था। गंभीर के पैर में लात मारी गई। वह गिर पड़ा। भीम ने उसे बेरहमी से दबोच लिया। बालाजी। विशालकाय ने भीड़ में भागने की कोशिश की, लेकिन वह गुस्से में सैनिकों से घिरा हुआ था। भ्रष्ट सुअर, तूने हमारा राशन खाया। वह एक पंचिंग बैग बन गया। हर्ष और विवेक को शैडो और ब्रीचर ने पकड़ लिया और विक्रम, वह अपने खून से सने हाथ को पकड़कर रेंग रहा था। ग्रे सीमेंट में लिपटे कदम उसके सामने रुके। कविता, मुझे माफ मत करना। राक्षस। उसके खून से सने होठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। तुम लोगों ने मुझे बनाया। तुम लोगों ने मुझे अपनी नरक की कब्र से जगाया। उसने विक्रम के कॉलर को पकड़ा। मुझसे भीख मांगो,
जैसे तुमने कहा था कि मेरे भाई ने तुमसे भीख मांगी थी। न नहीं, कृपया कृपया माफ कर दो। कविता ने घृणा से उसे देखा। उसने जबरदस्ती उसके कंधे से कर्नल के पद को फाड़ दिया। तुम इसके लायक नहीं हो। उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। अपने कंक्रीट लगे लार्स जूतों से उसे कुचल दिया। फिर उसकी घुटना विक्रम के पेट में लगा। विक्रम बेहोश हो गया। पैरा एसएफ के सैनिक उसे घसीट कर ले गए। अब केवल लेफ्टिनेंट जनरल हरिशंकर वर्मा रह गए थे। वह अपने साम्राज्य को ढहते हुए देखकर कठोर खड़ा था। पैरा एसएफ के सैनिकों ने उसे घेर लिया। मैं लेफ्टिनेंट जनरल हरिशंकर पंगकोस्ट्राड हूं। तुम लोग मुझे छू नहीं सकते। यह एक सैन्य विद्रोह है। पैरा एसएफ के सैनिक एक पल के लिए हिचकिचाए। उसके कंधे पर लगे 3 सोने के सितारे अभी भी वजन रखते थे, लेकिन कविता उसके पास से गुजरी। वह हरिशंकर के सामने खड़ी हो गई। अपनी जेब से उन्होंने खून और सीमेंट के दागों से सना एक गंदा कागज निकाला। उन्होंने उसे खोला। उस पर सेना प्रमुख का आधिकारिक मुहर था। विशेष आदेश पत्र के आधार पर सेना प्रमुख इसके द्वारा मेजर जनरल 2 सितारा को पूर्ण अधिकार प्रदान करते हैं। पूरा मैदान चौंक गया। वह एक मेजर नहीं थी, मानद मेजर जनरल कविता चौहान को एक गुप्त अभियान चलाने, कमान के शरीर के भीतर भ्रष्टाचार और अपराध के कार्टेल को उजागर करने और इसमें शामिल सभी लोगों को पूर्ण अधिकार के साथ सैन्य अदालत में घसीटने के लिए। हरिशंकर की आंखें बुरी तरह कांप गईं। वह कोई उपद्रवी नहीं थीं। वह एक गुप्त अन्वेषक थीं। इस ब्रिगेड में उनका स्थानांतरण सब कुछ एक छद्मवेश का हिस्सा था। सब कुछ खत्म हो गया है। कविता ने कागज को मोड़ा। अब 2 सितारा मानद जनरल सेना प्रमुख के समर्थन के साथ एक भ्रष्ट 3 सितारा जनरल को घूर रही थीं। लेफ्टिनेंट जनरल हरिशंकर वर्मा सैनिक पद के प्रति विश्वासघात, सुनियोजित हत्या, भ्रष्टाचार और राजद्रोह के अपराधों के लिए सेना प्रमुख के नाम पर मैं आपको गिरफ्तार करती हूं। उन्होंने इशारा किया। सूबेदार मेजर भीम आगे बढ़ा और एक जोरदार खिंचाव के साथ उसने जबरदस्ती हरिशंकर के कंधे से 3 सोने के सितारे फाड़ दिए। नहीं नहीं, वह ढह गया। उसका सारा दबदबा खत्म हो गया था। उसे पैरा एसएफ के सैनिक घसीट कर ले गए। कविता, मेजर जनरल कविता मैदान के बीच में खड़ी थीं। उन्होंने ब्रिगेड 17 के सैकड़ों सैनिकों को देखा, जो अब उन्हें डर, सम्मान और प्रशंसा के मिश्रण से देख रहे थे। उन्होंने अपना रेडियो एक बार फिर उठाया। अदालत समाप्त हो गई है। उन्होंने आकाश की ओर देखा। अब सफाई का समय है। यह सुनकर मैदान में मौजूद सैकड़ों सैनिकों ने एक साथ अपने हाथ उठाए। अब हथियारों से नहीं, बल्कि एक सैन्य सलामी के साथ। सलामी पद के लिए नहीं, बल्कि एक नायक के लिए जो उनकी सम्मान बचाने के लिए कब्र से उठा था। मैदान में फिर से सन्नाटा छा गया। पकड़े गए शैतानों की कराहें और सैनिकों की जीत की चीखें शांत हो गई थीं। जो कुछ बचा था वह था सैकड़ों सैनिकों का भारी सन्नाटा, जो सीधे खड़े होकर अपने सामने खड़ी सिलुएट को देख रहे थे। मानद मेजर जनरल कविता चौहान, वह अभी भी सूखे कंक्रीट के कवच में लिपटी हुई थीं, खून और गंदगी से सनी हुई, लेकिन किसी ने उन्हें एक कमजोर सिलुएट के रूप में नहीं देखा। वह युद्ध की देवी थीं, किसी भी जनरल से ज्यादा भव्य जिसे उन्होंने कभी देखा था। सूबेदार मेजर भीम एक कठोर सम्मानजनक मुद्रा के साथ उनके पास आए। रिपोर्ट, कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल हरिशंकर को सुरक्षित कर लिया गया है। सेना मुख्यालय से एक टीम उसे लेने के लिए रास्ते में है। सभी लक्ष्य 5 शैतान को निष्क्रिय कर दिया गया है और हिरासत में ले लिया गया है। सब कुछ खत्म हो गया है। समस्या की जड़ को उखाड़ दिया गया है। कविता ने धीरे से सिर हिलाया। जो बोझ वह इतने समय से उठा रही थीं, वह थोड़ा हल्का महसूस हुआ। उनकी आंखें सैनिकों की पंक्तियों की ओर गईं। उनकी आंखें अब खाली नहीं थीं। भ्रम था, आश्चर्य था, लेकिन उम्मीद की एक किरण भी थी। उन्होंने अपने वरिष्ठों का न्याय किया था, लेकिन उन्होंने अपने कमांडरों पर भी बंदूकें तान दी थीं। उनका भविष्य क्या था? उन्होंने पंक्तियों में सिपाही पवन कुमार को पाया। युवा सैनिक सीधा खड़ा था, लेकिन जब उनकी आंखें मिलीं तो पवन ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। एक बिना आवाज का संदेश, धन्यवाद। कविता ने एक लगभग अदृश्य सिर हिलाकर जवाब दिया। एक संकेत जिसे केवल वे दोनों समझते थे। तुमने ही यह शुरू किया। न्याय, उन्होंने महसूस किया, बड़े भाषणों से शुरू नहीं होता, बल्कि एक छोटे से साहस से शुरू होता है। तभी फिर से हेलीकॉप्टर की आवाज आई। इस बार यह पैरा एसएफ का काला हेलीकॉप्टर नहीं था।
एक सफेद सुपर प्यूमा हेलीकॉप्टर जिस पर लाल पट्टी थी, मैदान के बीच में आसानी से उतरा। तेज हवा ने धूल उड़ा दी। उसके धड़ पर भारतीय सेना के मुख्यालय का सर्वोच्च प्रतीक था। दरवाजा खुला। एक बूढ़े सफेद बालों वाले जनरल बाहर निकले। सीधे उनके कंधे पर 4 सोने के सितारे चमक रहे थे। सेना प्रमुख, भारतीय सेना के सर्वोच्च नेता खुद आए थे। सेना प्रमुख टूटे हुए मंच के पास से गुजरे। उन्होंने जमीन पर बंधे भ्रष्ट अधिकारियों को देखा। उन्होंने सैकड़ों सैनिकों को देखा जो अभी भी हथियार पकड़े हुए थे। उनका चेहरा कठोर था, पढ़ना मुश्किल था। हवा फिर से तनावपूर्ण हो गई। सैनिकों ने अपनी सांसें रोक लीं, सर्वोच्च नेता की नजरों में। उन्होंने जो किया था वह विद्रोह हो सकता था, लेकिन सेना प्रमुख उन पर नहीं रुके। वह सीधे कविता के पास चले गए। वह अपनी खून और सीमेंट से सनी महिला सैनिक के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कविता के भयानक रूप को देखा। उनकी तेज आंखें थोड़ी कांप गईं। बिना एक शब्द कहे सेना प्रमुख ने अपना हाथ उठाया और एक सैन्य सलामी दी। 4 सितारा ने 2 सितारा मानद जनरल को सलामी दी। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च नेता ने अपने सैनिक द्वारा दिखाए गए असाधारण पीड़ा और असीम साहस को सम्मान दिया। कविता ने अपनी टूटी हुई पसलियों के दर्द को सहा, अपने शरीर को पूरी तरह से सीधा खड़ा होने के लिए मजबूर किया और उस सलामी का जवाब दिया। रिपोर्ट, मानद मेजर जनरल कविता चौहान। आंतरिक कार्टेल के उन्मूलन का मिशन पूरा हो गया है। सेना प्रमुख ने अपनी सलामी नीचे की। बहुत बढ़िया काम जनरल, तुम नरक से गुजरी हो, आराम करो। सेना प्रमुख फिर सैकड़ों सैनिकों की ओर मुड़े। उन्होंने एक माइक्रोफोन लिया। सैनिकों, आज मैंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का सबसे बड़ा कलंक और सबसे बड़ा सम्मान एक साथ देखा है। उनकी आवाज हर सैनिक के दिल में चुभ गई। वे सड़े हुए अधिकारी कलंक थे, लेकिन तुम सब जो अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हो, तुम ही TNI का सच्चा सम्मान हो। सैनिकों की आंखें फैल गईं। उनके कार्य विद्रोह नहीं थे, इसे सम्मान के रूप में स्वीकार किया गया था। तुमने सबसे कठिन सवाल का जवाब दिया है। सच्ची वफादारी का क्या मतलब है? वफादारी इंसानों के प्रति अंधी आज्ञाकारिता नहीं है। वफादारी सैनिक की शपथ, वर्दी के सम्मान और भारत गणराज्य के प्रति है। तुमने इसे साबित कर दिया है। सेना प्रमुख ने फिर से कविता की ओर देखा। भारतीय सेना के मुख्यालय की ओर से मैं घोषणा करता हूं, मेजर जनरल कविता चौहान को इसके द्वारा एक कोस्ट्राड इन्फेंट्री डिवीजन का कमांडर नियुक्त किया जाता है। एक चौंकाने वाली घोषणा। वह अब उनकी नई कमांडर थीं। किसी ने विरोध नहीं किया। वह इसकी हकदार थीं। सेना प्रमुख पीछे हट गए। सभी की आंखें अब कविता पर थीं, उनकी नई कमांडर। वह धीरे धीरे पोडियम पर गईं। मैं तुम्हें आसानी का वादा नहीं करूंगी। उन्होंने अपने सैनिकों को देखा। प्रशिक्षण कठिन होगा, अनुशासन सख्त होगा, लेकिन मैं एक बात का वादा करती हूं। उन्होंने उनकी आंखों में एक एक करके देखा। अब तुम्हारा कोई भी पसीना हरामजादों का पेट भरने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। अब तुम्हारे सम्मान को सत्ता के बूटों के नीचे नहीं कुचला जाएगा, और अब हमारा कोई भी साथी व्यर्थ नहीं मरेगा और उसे अनसुना नहीं छोड़ा जाएगा। उनकी आवाज कठोर हो गई। इस ब्रिगेड का नाम नरक के प्रहरी है, नरक के द्वार का रक्षक कुत्ता। आज से हम भ्रष्टाचार के रक्षक कुत्ते नहीं हैं, हम सम्मान के रक्षक हैं। बाहर के दुश्मनों और अंदर के दुश्मनों से द्वार के रक्षक हैं। उन्होंने अपना सीमेंट में लिपटा हाथ भींच लिया। हम आज मरे हैं और हम आज फिर से जन्मे हैं। यह नरक के प्रहरी के लिए एक नई सुबह है। मैदान से एक गड़गड़ाहट की चीख निकली। अब गुस्से की चीख नहीं, बल्कि उम्मीद, दृढ़ संकल्प और एक नई शुरुआत की चीख। उस गड़गड़ाहट के बीच कविता ने पूर्व की ओर क्षितिज को देखा। अंधेरा अंततः छंट गया था। एक लालिमा वाली सुबह की शुरुआत हो रही थी। उस सुबह की रोशनी ने उनके अभी भी कंक्रीट के कवच में लिपटे सिलुएट को रोशन किया। वह अब एक भयानक भूत नहीं थी। वह एक नए युग का नेतृत्व करने के लिए राख से उठी फीनिक्स थीं। शिकार समाप्त हो गया था, लेकिन असली युद्ध अभी शुरू ही हुआ था।